अस्सलाम वालेकुम। टर्म टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। कैफ वन की जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। मुझे नहीं पता कि ये क्यों कह रहे हैं साकिब के अच्छा रिजल्ट नहीं है। वैसे मैंने रिव्यू कभी करने हैं, कुछ पेपर जब चेक करते हैं तो मैं रिव्यू करता हूँ, लेकिन रिव्यू तो आज हो ही जाना है। उन्होंने ये कहा है कि जिन बच्चों ने सिर्फ 1 या 2 सवाल किए, टाइम ज़ाया किया और अटेंडेंस लगा के 1 हफ़्ता बैठे हैं, जिन्होंने रिजल्ट आने पे हफ्ता खड़ा रहना है, उनकी बात कर रहा हूँ। उन बच्चों के फेलियर की रेशो थी, वरना जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है पर्चा काफ़ी हद तक, जिन्होंने मतलब 7 सवाल थे ना, 7 थे वो, माजरत मैंने वो 6 और 6 2 बार लिख दिया था, ठीक है। तो ये 7 था, तो ये 7 सवालों में किसी ने 6 तक भी कर लिए हैं ना, तो उनकी पासिंग की रेशो है, क्योंकि उन्होंने अटैम्प्ट किया एक साइजेबल पोर्शन। तो प्लीज़ सीरियस लेना चाहिए था टेस्ट को आपको। ये टर्म टेस्ट को सीरियस ना लेता तो मैं आज एक्स्ट्रा क्लास ना कराता। मैं तो अपना दिन का कोटा पूरा कर चुका हूँ, जोर जोर लगा चुका हूँ, ठीक है जी। नहीं, आप लोगों को अपने आप को थैंक यू करना है पास होने के बाद, ठीक है जी, कि हमने मेहनत की, सारा कुछ किया जी। क्वेश्चन नंबर 1 है अनियन लिमिटेड। ये रिसेंट टाइम का एक पार्ट था, बस नाम बदला था मैंने। अनियन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इन द करंट ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12। लो जी, लोन इनको मिला है कहाँ से? गवर्नमेंट से, ठीक है। और अगर तो ये लोन मार्केट प्राइस पे था तो फिर तो ऐसे ही है जैसे बैंक से होता, लेकिन ये मार्केट प्राइस, मार्केट इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम और इन्हें मिला है ये 5%। सब्सिडाइज्ड लोन है, फॉरगिवेबल तो नहीं है, शायद हो, आगे देख लेते हैं, लेकिन लिखा नहीं हुआ। फॉरगिवेबल नहीं है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि फलां काम करोगे तो हम ये लोन माफ़ कर देंगे। लोन तो फॉरगिवेबल नहीं है, लेकिन सब्सिडाइज्ड तो है। अब देखो ना, अगर यही लोन बैंक से मिलता तो 100 रुपये पे 15 रुपये इंटरेस्ट देते, यही लोन आपको गवर्नमेंट से मिला तो 100 पे 5 देने पड़ रहे हैं, तो ये फ़ायदे की बात है या नहीं है? और ये क्वांटिफाई भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको भी क्या कहा जाता है? इसको भी गवर्नमेंट ग्रांट ही कहा जाता है। वो कह रहे हैं द ओनली कंडीशन अटैच टू लोन इज, कंडीशन जो है वो क्या है? that it should be used for acquisition of textile machinery, ठीक है। discuss how the above should be dealt with in current year's financial statements of onion, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, इसके जवाब में थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखनी थी स्टैंडर्ड वाली, और उसके बाद बता देना था। देखो, पहली बात तो ये है कि ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फॉरगिवेबल लोन है तो आपको 1-2 लाइनें पहले लिखनी थी फॉरगिवेबल लोन के बारे में, सॉरी सब्सिडाइज्ड लोन है, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्कशन आपको करनी पड़नी थी सब्सिडाइज्ड लोन की। चलो, ये तो किसी ने की होगी, किसी ने नहीं की होगी। आज दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड में लाइन पड़ी थी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मैंने वैसे आज कह दिया है उनको, आज से ही शुरू कर दूंगा मैं। स्टैंडर्ड ओपन करके मैं आपको एक पैरा दिखाऊंगा, जिस पैरा में से 4 लाइनें आपने सिर्फ लिखनी, ठीक है। सब्सिडाइज लोन होता क्या है ये बताया, उसके बाद आपने अगली बात तो वही करनी थी कि जी कंडीशन क्या अटैच हो रही है जी? एक्विजिशन ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं जी? हम कहेंगे जी कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड, अंग्रेजी लिख लेना, रिकॉर्डेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है जी, एंड एमोर्टाइज्ड ओवर, बताओ 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 किस पे एमोर्टाइज करोगे? एमोर्टाइज्ड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। बात समझे हो? क्योंकि इसी एसेट से रिलेटेड ये ग्रांट है, तो इसको आपने इसी की बेसिस को सामने रखते हो। जैसे जैसे डेफिसिट करना है वैसे वैसे इसको आप एमोर्टाइज भी करते हैं। जैसे जैसे एसेट डेफिसिट होगा वैसे वैसे ये ग्रांट, जितनी भी अमाउंट निकलनी है, ये निकलवाएगा नहीं आपसे, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो IFRS 13 के अंदर पता नहीं कहीं खींच के ले जाता है, और 9 के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बात चली जाती है, सिलेबस में नहीं है, निकलवाएगा नहीं, सिर्फ डिस्कशन मांग सकता था, वो उसने मांग ली, ठीक है। अगली बात, दूसरी बात, अगली बात क्या है? अब ये ग्रांट रिलेटेड टू मशीनरी है, एसेट है, तो इसके 2 ऑप्शन होते हैं, आपको पता है। इट कैन बी प्रेजेंटेड एज डेफर्ड ग्रांट सेपरेटली, ऐसे ही है ना, सेपरेटली, कैन बी प्रेजेंटेड सेपरेटली, यहां लिख लेना ज़्यादा बेहतर है, कैन बी प्रेजेंटेड
सेपरेटली एज डेफर्ड ग्रांट और कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी, तो ये दो बातें आपने लिखनी थी। और उससे पहले सब्सिडाइज लोन क्या होता है इसके बारे में बताना था। स्टैंडर्ड, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड है जी। जब आप अपने स्टैंडर्ड को ओपन करेंगे तो ये IAS 20 इस तरह से आएगा सामने। IAS 20 आपके पास जो स्टैंडर्ड्स है ना जी, उनके अंदर ये स्टैंडर्ड पड़ा है। ये IAS 20 का स्टैंडर्ड है। इसमें से जो पैरा मैं थोड़े बहुत हाईलाइट कराऊंगा, इसी के अंदर आगे चलते आए। अब यहाँ से स्टैंडर्ड शुरू हुआ। सबसे पहले स्कोप पैरा होता है, ये स्टैंडर्ड किस किस पे लगेगा। फिर डेफिनेशंस आ रही हैं जो आप पढ़ते थे, सब कुछ लिखा होता है। फिर चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं और पैरा 10A आया। ठीक है, जो हाईलाइटेड पैराज में से एक पैरा होगा आपका। अब इस पैरा को देखो, एक नजर देखा होगा तभी पता लगेगा ना। ठीक है, जूम तो मैं कर दूं, ये इस तरफ चला गया, इसको इधर कैसे लाए, नहीं आ रहा। चले, ये मैं इसलिए अभी तक नहीं लेकर गया वन नोट में, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जब ये पूरा हाईलाइट हो जाए कोई भी स्टैंडर्ड, तब वन नोट में ले जाऊं, देखना भी पड़े तो। ठीक है ना। अच्छा, अब 10A में लिखा है द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट ग्रांट एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। द लोन शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब जाहिर है ये निकलवाएगा नहीं आपसे अमाउंट, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे, द बेनिफिट ऑफ बिलो इंटरेस्ट रेट shall be measured as difference between initial carrying value and loan determined in accordance with IFRS 9 and the proceeds received। ये बात लिखी हुई है। अब मैं ओरिजिनल सोल्यूशन पे जा रहा हूं। ये देखें, ये आपकी ICAP की वेबसाइट पे सोल्यूशन पड़ा है ऑटम 2022 का। इसके अंदर ये पार्ट बी था, पढ़ो। ये लाइन ऐसी लगती है नहीं, सेम वही लाइन है। देखो, द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट बिलो इंटरेस्ट रेट is treated as government grant. The loan shall be recorded and measured as per IFRS 9। लिखा हुआ है। नेक्स्ट, government grant should be recorded as difference between initial carrying amount of loan and proceed received। वही बात जरा शॉर्ट करके और लिख दी। ठीक है। तीसरी बात, as the primary condition of loan is required is acquisition of textile machinery, the grant should be considered as grant related to asset। ठीक है, and should be recorded in profit and loss over life of machinery। ये मैंने लिखा है, ये आप खुद से भी लिखना था ना। रिकॉर्डेड एज ग्रांट एंड अमोर्टाइज ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी। ठीक है। उसके बाद, द ग्रांट मे बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट बाय सेटिंग अप एज ग्रांट द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम और बाय डिडक्टिंग ग्रांट एट फ्रॉम द कॉस्ट। हमने लिख दिया है, तो ये वाली बात भी मैंने अपनी तरफ से ली। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है, मैं इसको पॉइंट नंबर, अगर मैं बुलेट्स की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, छोटा छोटा शॉर्ट लिखना है। ठीक है, तो 3 नंबर का मतलब इंटू 1.8 किया करो। 5 मिनट है, 5 मिनट में सिर्फ लिखना है, ये 2 बातें लिखनी है। मेरा नहीं ख्याल आपको कोई मसला होगा। ठीक है, पहले 1-2 लाइनें आपने जो लिखनी थी वो कहां से लिखनी थी? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड से कॉपी पेस्ट। तो ये फायदा होगा स्टैंडर्ड्स का, जब हाईलाइटेड पैरास पढ़े होंगे कोई ऐसी चीज आएगी तो, लेकिन हाईलाइट खुद करोगे। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूं पेज में आपको ना दूं, बल्कि हाईलाइट सामने रखूं आपके, तो आप कोई ना, जिस दिन से लाना शुरू करेंगे स्टैंडर्ड, जब शुरू करूंगा जाहिर है तभी एंड पे भी करेंगे, तो मैं खुद हाईलाइट करवाऊंगा कि ये स्टैंडर्ड ओपन करो, ये पैरा, फिर जो हाईलाइट होगा वो जाके घर पढ़ोगे, ताकि पता तो हो। वैसे तो आपने लगा देना है उसमें स्टिकी नोट IAS 20 है। IAS 20 खोलोगे तो एक नज़र उससे गुजरी होगी तो पता होगा ये 5-6 पैरा है यार, इसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू लोन है, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट, वो सब्सिडाइज लोन पड़ा है, इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन पड़ा है, इसमें इनकम वाला, इसमें 2-4 चीज़ें याद रखने वाली, वो एक नज़र पड़ी हुई होंगी, बस वहाँ पे पड़ी कहाँ पे हैं, हाईलाइटेड होंगी। पर्चे में ऐसी कोई चीज़ आएगी, सिर्फ स्टैंडर्ड ओपन करोगे, वो कॉपी पेस्ट, और उसके बाद 2 लाइनें अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये था जी हमारा 1 का A। ठीक है जी, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ओके, ये कुछ बातें हमने कर ली सब्सिडाइज लोन से रिलेटेड। चलें जी आगे बढ़ें। वन का A। ओके, मैंने ये सब्सिडाइज लोन वाली कहानी लिखना भी पसंद नहीं, क्यों लिखूं मैं, स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। ठीक है, हाँ, जो बात अपने तौर पे लिखनी थी, देखो ICAP के सोल्यूशन में और मेरे लिखने में बहुत फर्क है, लेकिन
बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है, सिर्फ मैंने अपने अल्फाज में बात लिखी, वही बात थोड़ा सा प्लस माइनस वो अल्फाज का चलता है एग्जैक्ट। ये कभी भी डिस्क्रिप्शन वाले सवालों में ना परेशान आप क्यों होता है, आप कहते हैं हमने लिखा था आई कैप का सोल्यूशन देखा तो बिल्कुल डिफरेंट इज समथिंग एल्स, लेकिन मोर और लेस वही बात लिखी हुई है। तो देखो मैंने अपने अल्फाज में लिखी है, आई कैप के सोल्यूशन में अपने अल्फाज में, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सही है। चल उसके बाद बी पार्ट था, ये एक अच्छा सवाल था। ज़ल्मी ट्रेडर्स कमेंस्ड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 16 एंड इज मेंटेनिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर, अल्लाह माफ करे, कैश बेसिस, हमारा तो एक रूरल बेसिस होता है ना। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग इन इट्स रिकॉर्ड्स, ये ट्रांजैक्शन डेट गिवन है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, किसी ने ध्यान ना दिया हो तो सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ते रहे हो, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन डेट्स हैं और रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से पढ़ने वाली थी, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज टू एनेबल ZT टू फाइनलाइज इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 16, यानी 31 जनवरी 16 तक हर चीज को सोचना था, ईयर एंड नहीं था, मंथ एंड था, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं जी। सबसे पहले 1 year's ऑफिस रेंट वॉज पेड इन एडवांस। मैं पहले ओरिजिनल फिर रॉन्ग फिर रेक्टिफाइंग वैसे ही करूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा क्विकली देखते हैं। अगर आपने 1 साल का रेंट एडवांस में पे किया, अब 1 महीने की बात करनी है सामने, ठीक है ना, तो आपने कैश कितना पे किया, 1.2 मिलियन, ठीक है। अब 1 महीने का एक्सपेंस में जाना है, पूरे साल का 1 year's रेंट इज पेड इन एडवांस, ठीक है, तो पूरे साल का एडवांस में पे किया है ना, ठीक है। लेकिन अगर 31 जनवरी पे आए तो कितना एक्सपेंस में जा सकता है, 1 महीने का, तो इसका मतलब रेंट एक्सपेंस आपका आना था, रेंट एक्सपेंस, ये देखो जी 1.2 कितने अरसे का है, पूरे साल का, 12 से डिवाइड किया, हमें ये सिर्फ 1 महीने का चाहिए, कितना बनता है 0.1, वही बात हो गई ना, 1.2 पूरे साल का है तो 1 महीने का वो 0.1 ही निकलेगा। बाकी सारा क्या है, एडवांस रेंट से परेशान ना हो, कहीं इनकम बना दें, प्रीपेड रेंट लिख लें, क्या लिख दें जी, प्रीपेड रेंट। वर्किंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग कर दें और ये आ गया 1.1, ठीक है जी, समझ में आती है। अब ये तो वो है जो हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो ये सब कुछ कर रहे हैं अभी तक कैश बेसिस पे, क्या मतलब, जो कैश आया उन्होंने एंट्री कर दी, रेंट टैक्स, वो एक्रूअल बेस पे नहीं रिकॉर्ड कर रहे कि अगर बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली है तो रेंट, उन्होंने कहा पेमेंट बेस पे करो, तो पेमेंट तो जो 2 जनवरी को हो गई है, तो 2 जनवरी को उन्होंने एंट्री की, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1.2 से, ठीक है। अब हमने इसको सही करना है, क्योंकि मसला ये है कि वो अकाउंटिंग कर रहे थे, एक्रूअल बेसिस वाली अकाउंटिंग हमने करनी है, वो तो कैश बेसिस पे कर रहे थे, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जी, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब होता है रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ठीक है। अब जो बच्चे ओरिजिनल कर रहा है वो कह रहा है हमने, इन्होंने ये मेंटेन कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर कैश बेसिस। तो अच्छा सवाल, इसलिए मैंने इसको कहा था, ठीक है। ये एक्रूअल और करेक्शन ऑफ एरर का मिक्स था, मिक्सचर जी। रेंट डेबिट होना था 1.1 से, लेकिन ज्यादा डेबिट हो गया है, तो सही करने के लिए क्या करोगे, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, कितने से, 1.1 से, और प्री पेमेंट डेबिट होनी थी, नहीं हुई तो डेबिट कर दें, और 1.1 से, कैश की तो लड़ाई है नहीं, कैश क्रेडिट होना था, उन्होंने कर दिया। वैसे सिर्फ इस एक एडजस्टमेंट में मैं आपको वो काम करके दिखा देता हूं जो करके मैंने एंड पे आपको एक्रूअल प्री पेमेंट की एंट्री भी सिखाई थी। मैंने कहा था रेंट का जो लेजर हम बनाते हैं, ओपनिंग प्रीपेड है या पेएबल है, वो कोई नहीं था। फिर हमने कहा कैश पेड इस तरफ आता है, वो उन्होंने 1.2 लिखा था। फिर मैं कहा था क्लोजिंग में प्रीपेड है या पेएबल है निकालो, तो प्रीपेड था, वो हमने निकाला 1.2 डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने का एंड है ना, ये 31 जनवरी कौन सा साल है, 16 पे खड़े हैं, तो यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक 1 महीना एक्सपेंस में जाना है, बाकी सारा पहले महीने के एंड पे प्री पेमेंट है। वो कितना आया,
11 मंथ्स का 1.1, ठीक है। तो फिर एक्सपेंस में कितनी फिगर गई थी बैलेंसिंग? ये काम हम ऐसे करते थे ना, 0.1। फिर मैंने ना एंड पे आपको बताया भी था कि बच्चों ये जो हम क्लोजिंग लिखते हैं दरअसल यही एंट्री है एक्रूअल की। मैंने कहा था ऐसे एंट्री बनती है, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, और बैलेंस शीट में एक प्रीपेड रेंट क्या हो रहा है? डेबिट 1.1 से। तो देखो यही एंट्री नहीं। तो ये आप एडजस्टमेंट जो करते थे। साथ ही चलो आपको भूल गया, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अपनी तरफ से अज्यूम करके बनाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर, ओपनिंग में प्रीपेड पेएबल कोई नहीं है, कोई फिगर अज्यूम करो जी। कैश 12 रुपये कर रहा हूँ, 12 रुपये का कैश पे हुआ, नहीं कैश पे हुआ 11 रुपये का फॉर इंस्टेंस, ठीक है। और हमें बताया गया कि जी 1 महीने का रेंट तो पेएबल है, ठीक है। हम क्लोजिंग यहाँ पेएबल लिखते थे और एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकालते थे। वो कितनी आती है? 12। अज्यूम किया मैंने, वो जैसे एग्जांपल में गया था, हमारे हर महीने का एक्सपेंस अगर 1 है तो 12 महीने का 12 बनता है। अब मैंने आपको कहा था कि बच्चों ये एक्रूअल की ही एंट्री है। कैसे कैसे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर हुआ डेबिट और बैलेंस शीट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का डेबिट हुआ लेजर और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट हुआ बैलेंस शीट में 1 और 1। ये इसको कहा जाता है एक्रूअल की एंट्री, एक्रूअल की एंट्री की, और इसको कहा जाता है प्री पेमेंट की एंट्री। अगर आपने एक्सपेंस कैश की बेस पे ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है तो सही करने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट करके एक एसेट बना लेते हो, सारा एक्सपेंस नहीं जान देते। और अगर आपने कुछ एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है पेमेंट ना करने की वजह से, तो एक्सपेंस को बढ़ाकर पेएबल रिकॉर्ड करते हो। तो जो हम क्लोजिंग लिखते थे ना स्टेप 3, वो स्टेप 3 दरअसल क्या होता है? एक्रूअल की एंट्री। लेकिन ऐसे नहीं सोचना, जैसे सोचवाया है उस तरह से रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में सोचवाया भी था कि ओरिजिनल ऐसे होता है, कैश के बेस पे उसने ये एंट्री कर दी। तो ये डिस्कशन इररेलेवेंट, असल तो ये, और यही सिखाया भी था, ठीक है। होना ये चाहिए था 1 महीने का मसला सिर्फ था, 1 महीने का एंड था। साल का एंड होता तो शायद ज्यादा बच्चे सही कर लेते। कितने बच्चों ने साल का एंड समझा था? मंथ एंड सोचा ही नहीं था। हैं मेरे जैसे काफी होंगे, मानेंगे तो 2-4 ही, लेकिन होंगे ज्यादा, ठीक है। चलें जी, एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट हो गई 8 जनवरी वाली। मैं नंबर 1 कर रहा हूं इसको, वैसे नंबर 1 था नहीं, ठीक है। नंबर 2 सरप्राइज हो गया फिर, है। नंबर 2, 15 जनवरी को एडवांस पेमेंट हुई है 20 मिलियन की अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर, यानी हमने चीजें खरीदनी है। परचेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हमने ऑर्डर किया ना, तो हमने चीजें खरीदनी है। चीजें आई नहीं है बच्चों, वरना वो कहता गुड्स आ गई हैं। वो कह रहे हैं हमने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो हमने चीजें खरीदनी है 20 मिलियन। अच्छा आगे ना पढ़ो, अगर सिर्फ 15 जनवरी को यही ट्रांजैक्शन हो और कोई चीजें ना आए तो इसकी एंट्री क्या होती है? एडवांस टू सप्लायर डेबिट, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर, ये एसेट है जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में गुड्स आनी है। एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट। और जब गुड्स आ जाती हैं तो हम एंट्री करते हैं गुड्स डेबिट, यानी परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट और एडवांस क्रेडिट, फिर कैश क्रेडिट नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो मिक्सचर थी। वो कहते हैं 15 जनवरी को हमने 20 मिलियन दिया, चीजें खरीदनी है इसलिए, और 60% ऑफ द गुड्स वर रिसीव्ड इन जनवरी 16। अब हम ना जनवरी के एंड में खड़े हैं, तो 31 जनवरी तक 20 मिलियन के एडवांस के अगेंस्ट 60% कितना बनता है? 12 मिलियन की चीजें आ गई। अब हम मंथ एंड में एक ही दफा एंट्री करें ना, मतलब इकट्ठी वाली। उन्होंने तो कैश बेस पे किया होगा, अल्लाह माफ करे जो भी देखते हैं अभी, ठीक है। हम तो ओरिजिनल एंट्री करेंगे, हम कहेंगे कि जी कैश तो क्रेडिट हुआ कितने से? 20 मिलियन से। इसमें से गुड्स जो आ गई हैं वो परचेजेस में डेबिट कर दें। परपेचुअल सिस्टम पीरियोडिक कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो जो भी अज्यूम कर लो जी। अब 20 का 60% गुड्स आ गई हैं, कितनी बनती हैं? 12 मिलियन की चीज़ें आ गई हैं, तो बाकी फिर क्या है? एडवांस टू सप्लायर, ठीक है, ये एक एसेट होता है, ओके 8, ठीक है।
ये तो होना चाहिए था। अब वो चल रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब ही नहीं पता था कि इसको रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, वहां से भी अंदाजा हो रहा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया भाई, वो चूंकि कैश बेसिस पे चल रहे हैं, ये एडवांस, ये प्रीपेड, ये पेएबल, ये अल्फाज एक्रूअल बेसिस की दुनिया के अल्फाज हैं, वहां के बासी हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इन अल्फाज का कोई वजूद नहीं है भाई साहब। ये जो एक्सपेंस है ये प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। ये आपने किस टॉपिक में आके पढ़ा था? एक्रूअल के टॉपिक में। इनकम जो है ये रिसीवेबल भी हो सकती है, एडवांस भी हो सकती है। ये कब आके पढ़ा था आपने? एक्रूअल में। ठीक है, तो बच्चों ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, उसकी दुनिया के ये चार बासी हैं। ये एसेट्स लायबिलिटीज जो है, ठीक है। एडवांस भी तो इसी जैसा ही है। हमें गुड्स नहीं आई, पैसे पे कर दिए, हम कह रहे हैं नहीं नहीं, जब तक गुड्स नहीं आएंगी परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी, जब तक सर्विसेज यूज अप नहीं करेंगे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, रेंट एक्सपेंस। ऐसा ही है ना, ठीक है। लेकिन कैश बेसिस वाले क्या कहेंगे? रेंट पे कर दिया तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पैसे पे कर दिए हैं तो परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या कर दिया उन्होंने? परचेजेस डेबिट। उन्होंने नहीं देखा कि गुड्स आई हैं या नहीं आई हैं। वो तो एक्रूअल बेसिस की दुनिया में हम सोचते थे कि गुड्स रिसीव हों, सर्विसेज यूज अप हों तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, गुड्स डिलीवर हों या सर्विसेज रेंडर हों तो सेल रिकॉर्ड करो। कैश बेसिस में तो ये नहीं सोचते। कैश बेसिस में तो कहते हैं कैश आया सेल, कैश गया परचेज। ये गलती है, ठीक है, उन्होंने की हुई थी, हम सही कर रहे हैं। तो परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अब सही कर लो जी। परचेजेस 12 से डेबिट होना था, 20 से डेबिट हो गया। सही करने के लिए क्रेडिट कर दो 8 से, और ये 8 वो एडवांस डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लो। अगर अब 31 दिसंबर की शाम को, 31 जनवरी की शाम को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो उनमें परचेजेस नजर आएंगी आपकी 20। तो उन्होंने कर दिया था ना गलती से, रिकॉर्ड उनके ट्रायल में आ रहा होगा। 20 में से आपने 8 माइनस कर दिया, आपकी परचेज नजर आएंगी 12, और बाकी 8 आपका बैलेंस शीट में एसेट पड़ा होगा। ये एडवांस टू सप्लायर क्या होता है जी? ये एक एसेट है। क्यों एसेट है? ये एक राइट है टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। राइट टू रिसीव 8 मिलियन गुड्स इन फ्यूचर। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना, क्योंकि गुड्स अभी आई नहीं है, लेकिन राइट तो है हमारा कि हमें ये गुड्स आनी है। तो राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, ठीक है जी, ओके। अब अप्रोच समझ आ गई है वैसे तो आपको, ठीक है। चलें अब जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट को कर लेते हैं बाकियों को भी, ठीक है। अब दूसरी 21 जनवरी वाली इसके ऑपोजिट थी, यानी वो हमने एडवांस दिया था और यहाँ पे गालिबन एडवांस रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। तो उसकी उलट ही है। 5 मिलियन वॉज रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने सप्लाई करनी है, तो ये कस्टमर से एडवांस आया है। अब ये हमारे ऊपर क्या होता है? बोझ होता है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर। वो कहता है 5 मिलियन हमने पे किया था, गुड्स अमाउंटिंग टू 3 मिलियन कुड नॉट बी, ऊपर कह रहा था ये आ गई हैं, 60% आ गई हैं। दूसरी एडजस्टमेंट में क्या कहा? ये नहीं गई हैं। यानी दोनों तरह से सोचना आता हो आपको। 5 मिलियन एडवांस लिया था, 5 मिलियन में से 3 की चीजें नहीं डिलीवर हो सकी ड्यू टू हड़ताल ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फिर कितनी डिलीवर हो गई? 2 की। तो 2 को सेल में बुक कर सकते हैं, 3 को भी नहीं कर सकते। तो ओरिजिनल कोई बात नहीं बेटा, और सवाल हैं आपके कुछ करने के लिए। अब इसमें तो आपको 5 नंबर का टिक्का लग गया, ठीक है जी। ओरिजिनल एंट्री, कैश आया है कितना? 5, लेकिन इसमें से सेल में रिकॉर्ड कर सकते हो सिर्फ 2, बाकी है एडवांस फ्रॉम कस्टमर 3, ठीक है। अब उन्होंने तो भाई कैश बेसिस शुरू किया हुआ काम। कैश बेसिस क्या कहता है? कैश आया है तो सेल, कैश गया है तो परचेज। तो उन्होंने एंट्री कर ली कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। और सही करने के लिए अब आप कैश डेबिट होना तो हो गया, कुछ ना करो। सेल क्रेडिट होना था, 2 से हो गया, 5 से तो सेल्स को डेबिट करो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लो। अब आपकी जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी 31 जनवरी पे, उन्होंने तो अपने ट्रायल में 5 की
5 की सेल रिकॉर्ड कर लिया ना ये, लेकिन आप जब रेक्टिफिकेशन करोगे तो सेल को 3 से कम करोगे। अब सेल कितनी रह जाएगी? 2 की सेल होगी, बाकी 3 आप पे लायबिलिटी होगी। सही होगी आपकी वैल्यू, ठीक है? कैसा लगा? ओके। अब भाई साहब, यकम फरवरी 31 जनवरी के बाद होता है, तो यकम फरवरी को पेमेंट ऑफ सैलरीज हुई फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि 0.5 मिलियन है। आगे वाला फिलहाल ना पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सैलरी किस महीने की है, तो सैलरी एक्सपेंस लिख दो। सैलरी एक्सपेंस डेबिट नहीं पे हुआ, 31 जनवरी तक ये नहीं पे हुआ। सैलरी पेएबल बेशक रिकॉर्ड करो, लेकिन रिकॉर्ड करो। थोड़ी सी जगह यहां पे छोड़ दें जरा। सैलरी पेएबल, 1 नहीं 2 नंबर आएंगे अभी आपके जी। कितनी है? 0.5 मिलियन। ये एंट्री आगे मैंने नहीं पढ़ा ना, ये एंट्री कर लो। उन्होंने क्या एंट्री कर दिया गलती से? भाई जब कैश बेसिस है तो 31 जनवरी तक अगर नहीं पे हुआ तो उन्होंने 31 जनवरी की कोई एंट्री, वो तो यकम फरवरी को की होगी, ठीक है ना? 31 जनवरी पे ट्रांजैक्शन डेट यकम फरवरी। क्या 31 जनवरी पे ये कैश पेमेंट हो गई है? नहीं हुई ना, तो उन्होंने तो कैश बेसिस पे चल रहे हैं, कोई एंट्री नहीं की, ठीक है? तो अब हम कहेंगे जो होना था वो नहीं हुआ, वो कर लें। अभी ना नोट करना इसको, ठीक है? वो अभी वो बीच में एक एडजस्टमेंट और भी है, लेकिन मैंने आपको सिंपल वाली एडजस्टमेंट समझा दी, ठीक है? अब तिलों वाली समझते हैं। सादा समझ ली, तिलों वाली समझते हैं। वैसे ये एडजस्टमेंट ऐसे भी हो सकती थी, अगर ये अगली लाइन ना होती, ये चस तो ना आती मुझे पता है, लेकिन ये अगली लाइन ना होती तो बस एडजस्टमेंट इतनी सी थी, ठीक है? सिंपल। जनवरी की सैलरी थी, फरवरी में पे हुई, हम तो एक्रूवल बेसिस पे हो तो हम कहते हैं भाई जनवरी पे पे नहीं हुई तो जनवरी में पे करो, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है? अच्छा, अब ये होना था नहीं हुआ, कर लें। लेकिन चलें आप जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बाकी भी। वो कहता है दिस अमाउंट यानी 0.5 इंक्लूड्स 0.02 मिलियन पेड टू एन एम्प्लॉई एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। असल में ना कहानी कुछ इस तरह से, एनपीओ के टॉपिक में जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये इंक्लूड वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी सिखाऊंगा। बेसिकली क्या है, सैलरी, उसने यूँ लिखा हुआ है सैलरी पेड, सारा सैलरी पेड कितना? 0.5। हम कह रहे हैं भाई साहब तुमने जो एंट्री की है ना वो गलत की है। असल में तो एंट्री यूँ बनती थी कि अगर किसी एम्प्लॉई को आपने एडवांस दिया है एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, ये जनवरी की सैलरी नहीं है, ठीक है? फरवरी के महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है, जरूरत पड़ गई होगी उसको। अब ये जो 0.2 उसने एडवांस दिया है ना, ये एडवांस टू स्टाफ होता है, एडवांस टू स्टाफ या एम्प्लॉइज जो भी लिख लो, ठीक है? ये 0.02 ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक एसेट है। ये क्या है? एक एसेट है। क्या एसेट है? ये एक राइट है। राइट ऑफ व्हाट? राइट टू रिसीव। अच्छा, कैश भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है एम्प्लॉय एडवांस लेता है और कहता है मैं वापस कैश ही पे करूंगा सैलरी में से कटवा के, पैसे दे दो एज अ लोन, पैसे वापस ले लेना। और कभी ऐसा होता है वो कहता है पैसे दे दो, सर्विसेज देकर ये पैसे खत्म करवा लूंगा। तो अगर तो उसने कहा है पैसे मुझे दे दें एडवांस, मैं कल को अगले महीने वापस कर दूंगा, तो हम कहेंगे राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है। और अगर वो कहे पैसे दे दो, आहिस्ता आहिस्ता मेरी सर्विसेज के अगले महीने मुझे ना तनख्वाह देना, सर्विसेज दूंगा, तनख्वाह मत देना, तो ये क्या हुआ? एक राइट फिर भी है, लेकिन ये राइट टू रिसीव कैश नहीं होगा, राइट टू रिसीव सर्विसेज होगा। दोनों सूरतों में हमारा एसेट है, ठीक है? तो राइट टू रिसीव सर्विसेज भी हो सकता है, राइट टू रिसीव कैश भी हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है ना? और सही है। तो ये एक एसेट था। ये पहले मैं आपको बता रहा हूं कि होना क्या चाहिए। हमें चाहिए था एडवांस टू स्टाफ डेबिट, कैश क्रेडिट करते जिस दिन भी करना है 0.02, ठीक है? और बाकी जो है वो है सैलरी एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस बाकी कितना बचता है? 0.48। ये सैलरी एक्सपेंस डेबिट है और ये कैश क्रेडिट होना चाहिए था 0.48।
ठीक है ना। अब मामला ये है, बड़ा बारीक मामला है। असल में ये एंट्री जिस दिन पेड है उस दिन उन्होंने गलत की हुई है, ठीक है ना। यानी उन्होंने 1 फरवरी को ये एंट्री करनी है ना, ठीक है। हम तो खड़े हैं 31 जनवरी पे, तो 31 जनवरी पर तो कैश पे हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये एंट्री तो 31 जनवरी पे गलत हुई ही नहीं है, समझ रहे हो। तो होना क्या था, हम कहेंगे जी ये एक्सपेंस डेबिट, और ये क्योंकि इधर तो कैश ही रखो, ठीक है। ये क्योंकि 1 फरवरी पर ये एंट्रीज होनी है, ठीक है ना। और सही एंट्री ये है, वो तो अगर 1 फरवरी पे खड़े होते तो मैं ये गलती भी सही करवाता, लेकिन मेरा इस वक्त कंसर्न क्या है, 31 जनवरी। आसान हो गया ना काम। 31 जनवरी पे जनवरी के महीने की सैलरी रिकॉर्ड होनी चाहिए जो नहीं हुई, ठीक है। तो वो सैलरी क्या है, 0.48। ये 1 फरवरी को तो कैश क्रेडिट हो जाना है, लेकिन मैं 1 फरवरी में नहीं खड़ा, 31 जनवरी में खड़ा हूं, तो 31 जनवरी की सैलरी 31 जनवरी में रिकॉर्ड होनी चाहिए। 0.48 सैलरी एक्सपेंस में डेबिट होगा, लेकिन उस दिन पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ ना। वो तो कैश बेसिस पे चल रहे हैं, इसलिए हम यहां पे आए और मैंने आकर कहा ये पॉइंट और आसान हो गया जी, डिस्कस करते करते ही आसान हो गया वो ब्रेकअप करने से जी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट 0.48 से होना चाहिए था, लेकिन चूंकि पेमेंट नहीं हुई तो ये एंट्री भी नहीं हुई। तो फिर अब क्या कर लो, जो होना था वो नहीं हुआ तो उसको कर लो, ठीक है जी। ये नंबर भी गया, ये आ गया, गुड। अब जैसे जिसने मर्जी सोचा, जिसने रेक्टिफाइंग एंट्री ये कर ली ना, जैसे मर्जी सोच के उसको नंबर मिल जाने, ठीक है। मैंने तो बड़ी लंबी सोचवाई है आपको, ठीक है। ये 1 फरवरी पे सही एंट्री है, लेकिन 1 फरवरी पे उसने ये एंट्री नहीं की, उसने तो 1 फरवरी पे ही गलती की होनी है। उसने एंट्री की होनी है सैलरी एक्सपेंस सारे का सारा 0.5 डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन हम 1 फरवरी पे थोड़े ही खड़े, वो तब की बात तब देखेंगे। अभी तो मसला क्या है, जनवरी के महीने की सैलरी जनवरी में रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं हुई, लेकिन 0.02 इज नॉट सैलरी एक्सपेंस ऑफ जनवरी, ये तो एडवांस टू स्टाफ है जो कि देना भी फरवरी में, फिलहाल तो दे भी नहीं रहे, ठीक है। तो फिर 31 जनवरी पे क्या मसला है, ये मसला है। ये होना चाहिए था ओरिजिनल सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर ले, ठीक है। कैसा सवाल है ये एक टफ सवाल था, ये टफ सवालों में से एक था। आगे तो बहुत आसान आसान भी हैं, फिर सुपर पाइप वाला टफ था, बाकी आसान ही है, बाकी तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। नंबर 5 पता नहीं, डिस्कस करते पता लगेगा नहीं आया भी टफ ही बन गया सी। अच्छा, जैसे इसको डिस्कस करते लग रहा है अच्छा यार टफ ही बन गया था। अच्छा, सवाल एक है बना देना, एक है उसको डिस्कस करते पता लगता है अच्छा यार बच्चों को शायद मसला आया हो, इसमें आया होगा जी। 15 फरवरी को पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल ऑफ मंथ ऑफ जनवरी, ये नंबर तो पक्का आपका है। जनवरी के महीने का बिल था 0.3, पे हुआ 15 फरवरी को। भाई पेमेंट की बेस पर नहीं, हम तो एक्रूअल की बेस पे चल रहे हैं। यूटिलिटी हाँ, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल, यूटिलिटी पेएबल क्रेडिट, ये होना चाहिए था 0.3 से, और ये नहीं हुआ तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो फिर ये आजा ये कर दो, ओके। लो भाई, सवाल नंबर 1 हुआ पूरा, ठीक है, माशाल्लाह। लें जी, ये ना ये एक इररेलेवेंट डिस्कशन है, इसको रहने दें, आपको पता है। हाँ, ये भी अगर आपको देखना है तो बस यहीं पे 1 मिनट के लिए देख लें, किसी ने पिक्चर लेनी है तो अलग से ले लें। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सोचें, ये काम तो आपको समझाने के लिए ज़्यादा किए जाते हैं, तो ये अपनी बेशक आप पिक्चर में रख लें, कुछ समझने के लिए देखना पड़े तो कभी देख लें, वरना मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें देखने की भी ज़रूरत थी, वो सब कुछ डायरेक्ट हो सकता था, ठीक है। तो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग ही देखें, ये तो सिर्फ वो नॉलेज है जो आपके दिमागों के बेस में बैठा होता है, ठीक है। इसमें से ना देखो 5 × 1.8 करो, वैसे 6 नंबर का सवाल था, मैंने 5 कर दिए थे,
नो, आप 10 मिनट लगाओ। 10 मिनट में ये 2 एडजस्टमेंट्स की ओरिजिनल रॉन्ग करने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो ये 1 मिनट में 2 एडजस्टमेंट हो जाती हैं। बाकी हर एडजस्टमेंट के लिए 3 मिनट फी एडजस्टमेंट थे। ठीक है, हिम्मत करनी होती है। इसमें से भी मेरे ख्याल में कोई ऐसी टेक्निकल, सिर्फ सवाल की ना रग पकड़ने की जरूरत थी कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा। ठीक है, तो पता लग जाए कि हो क्या रहा है तो फिर सवाल में कोई मुश्किल नहीं थी। देखो डिस्कशन के बाद एकदम कितना आसान हो गया है ना। है मुश्किल ये सवाल, समझ आ गया? अब सबको आ गया समझ। ठीक है, पिक्चर वाला तो कोई नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है, मजे की बात बताऊं तो 1 नंबर इसका भी है, इसका भी है। यानी ये नहीं कि जो आसान आपको लगी उसका नंबर आधा है और जो मुश्किल लगी उसका नंबर 1.5 होगा। 1 2 3 4 5, तो इनमें से ये 2 तो पक्की सबकी सही हो गई होंगी, आसान थी। इन 3 में से भी किसी ने एक और सही कर लिया तो ये मुश्किल सवाल में पासिंग मार्क्स आ गए। नो नो नो, इनमें जरूरत नहीं है लिखने की। अव्वल तो अब सवाल में लिख देता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। वैसे तो जर्नल एंट्री करो, हमेशा नरेशन साथ लिखनी होती है अनलेस के वो कहना दे, लेकिन करेक्शन में नरेशन ना लिखा करो। नरेशन लिखनी पड़े तो आप एक लाइन लिख सकते हो, लेकिन वैसे वो अब कहने लग गया नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। वरना जर्नल एंट्री करो तो नरेशन कर दिया करो, ये मैंने कहा हुआ है पहले से बच्चों को। ठीक है, अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। डन जी। लो भाई प्यारे बच्चों, पागल खानों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। डन। नहीं बेटा, नहीं बेटा, किसने कहा है आपसे, किसने कहा है? फजूल में यार, होगा कुछ तो बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आने वाले को कहा जाए जी जेड़े बच गए ने चलो उन्होंने, जब होगा बता दिया जाएगा। अभी मैं क्लास से निकल के क्लास में आऊँ, ठीक है, पढ़ लो जी। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर, इसको साइड पे ले जाएं, इसको साइड पे ले जाएं। होता है ऐसा काम, लेकिन वो बच्चों के साथ वो बता देता हूँ उनको मैं। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज सुबह तो प्लान हुई है क्लास आपकी, क्योंकि मुझे था शायद टर्म टेस्ट टच हो जाए, लेकिन जब आपकी क्लास का एंड हुआ एज यूजुअल वो टच नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा ऐसे तो काम बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब जो सवाल देख रहा था घर पे आते हुए रास्ते में कि ये करवाने हैं, उसमें नज़र आ रहा था कि टर्म टेस्ट तो अगेन देखो थ्योरी भी रह गई है, टर्म टेस्ट तो दूर की बात। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लास एमरजेंसी में प्लान करनी पड़ी। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 22 ऑफ तामीर ट्रेडर्स, ये भी आई कैप की रिसेंट टाइम का सवाल है, नाम बदला हुआ बस, ठीक है। फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। अच्छा, अब ये सवाल आई कैप ने 8 नंबर का दिया था, मैंने कम किया प्रेशर डालने के लिए टाइम का, लेकिन ये सवाल मुश्किल नहीं था सिवाय क्रेडिट और डेबिट नोट के कॉन्सेप्ट के। वो कॉन्सेप्ट इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, तो अज्यूम यही किया जाता है कि मैंने पढ़ाना ज़रूर होता है रिवीजन में, क्योंकि सवालों में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको पढ़ाए बगैर भी टेस्ट करने का मैं पूरा राइट रखता हूँ, क्योंकि आई कैप भी कहता है FAR 1 के सिलेबस में, FAR 1 के सिलेबस में इंट्रो टेस्ट करता हूँ, लेकिन कितनी, जितनी को आपको नज़र आ रही है। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आ रही है, बैड डेट की एडजस्टमेंट आ रही है, ऐसे ही क्रेडिट डेबिट नोट आ रहा है, इज राइटफुल, ठीक है। तो ऐसे ही मैं भी ये राइट रखता हूँ को एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी डाल दूँ जो इंट्रो में पड़ी हुई है, मैंने तो पढ़ाई देनी है, अब तो मैं पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। चलते हैं इस सवाल की तरफ। लेट मी पी सम पानी। पौना घंटा हो गया, एक सवाल डिस्कस किया नहीं, बाकी स्पीडीली हो जाता है। देखो, सेल्स इंक्लूडेड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 500, एरर्स हैं, जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट, और ऊपर एडजस्टिंग एंट्रीज, इन दोनों अल्फाज में कोई फर्क नहीं है। एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज या एंट्रीज टू करेक्ट एरर्स, सेम बात है जी। सेल्स में पड़ा है एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस, डेटर फॉर विच कस्टमर वुड नीड टू पे 485 इफ only if payment was made within 30 days, the customer is expected to pay within 30 days जी। अब बेटा देखो, ये ना थोड़ी थोड़ी
एडवांस वाली बात भी हम इसको कह देते होते हैं आई कैप को पर्चे के आने के बाद कि ऐसा ना किया करो, ये थोड़ी थोड़ी बातें एक्सपेक्टेशन वाली ऐसे FAR 2 में आप पढ़नी है, IFRS 15 उधर चला गया ना, ठीक है। बहरहाल ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि पेमेंट कर देगा कस्टमर विद इन 30 डेज, तो इसका मतलब आपको माना कि डेटर तो और सेल्स और मैं डिस्काउंट अलाउड लिख रहा हूं जरा, है डिस्काउंट अलाउड, कुछ ऐसी कहानी है कि आपने सेल्स की, ठीक है, सेल्स की कितनी 500 की, ठीक है, और डेटर में वो शामिल है, क्योंकि वो कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेल के अंदर पड़ा है एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी आपने ये काम किया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है लेकिन इस 500 में से कस्टमर ने सिर्फ 485 देना है अगर 30 दिन में वो आ जाए तो, ठीक है, अगर 30 दिन में आ जाए तो 485 देना है, और वो कह रहे हैं 30 दिन में आ जाएगा, इसका मतलब आपको ये डिस्काउंट अलाउ करना पड़ना, ठीक है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको पता है कि ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जो होता था, डिस्काउंट अलाउड लिख लेते हैं ज़रा आपके समझाने के लिए, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 15 जो है, इसको भी अब आपने कहाँ फेंकना होता है, सेल्स में, ठीक है। अब जब ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस सेल में फेंकते हैं तो इसका मतलब सेल तो फिर 515 पे जा रही है, ये थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। यानी आपको असल में रिसीवेबल ही कितना रिकॉर्ड करना चाहिए एक्सपेक्टेशन की बेस पर, हाँ, और इस डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को भी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर ही एंट्री करते हैं। आपको एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर ने आज पैसे जो देने हैं वो 30 दिन में दे देने हैं, तो आप आज पहले सेल ज़्यादा रिकॉर्ड करके फिर सेल रिवर्स क्यों करते हो, ठीक है। आप आज ही 485 की सेल रिकॉर्ड करो। अब आप कहोगे सर अगर वो 30 दिन में ना आया तो, जब नहीं आएगा तो चेंज इन एस्टीमेट वाली अकाउंटिंग है, फिर आपने जिस वक्त वो नहीं आएगा इस 15 रुपए को भी आपने सेल में बढ़ा लेना है और रिसीवेबल भी बढ़ा लेना है, ठीक है। लेकिन आज आप इसकी एंट्री करोगे डेटर डेबिट, ये होना चाहिए डेटर डेबिट कितना 485 से और सेल क्रेडिट 485 से। क्यों, ये मैंने क्या किया, ये मैंने सेल को रिकॉर्ड किया, रेड से लिखता हूं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन की बेस पर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, कि कितने पैसे आएंगे 485, तो इस पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन असल मसला क्या हुआ है, भाई ने तो पुरानी अकाउंटिंग की हुई है, उसने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किया हुआ है 500 से, ये किसने बताया, ये सवाल ने बताया। सेल्स में शामिल है एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस 500 का, यानी कि डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 500 से हुई पड़ी है, ठीक है। तो अब बताओ भाई, होना चाहिए था, बहुत गुस्से में नहीं लिख दी रॉन्ग एंट्री, जरा दूर चली गई, इधर करीब लाओ इसको, 500 और 500, जी बताओ भाई क्या करें बोलो, हाँ जी, सेल को आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है यार, लिख दे, और डेटर को ज़्यादा डेबिट कर दिया है, तो सही करने के लिए सेल्स को डेबिट करो और डेटर को क्रेडिट करो 15 रुपये, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट अलाउड नाम का तो अब कुछ वजूद बचा ही नहीं ना, अब जो भी इस किस्म की एडजस्टमेंट होती है वो सेल को ही डाली जाती है। रॉन्ग एंट्री में बहुत जगह आई हुई है यार, इसको थोड़ा और करीब करें, अगली एंट्रीज में मसला ना आए। जी बच्चों, यहां तक को मसला, साथ टिक करें ना, सारी चीजें अब करेंगे तो फिर तो काम हो गया यार। साकिब को तो बुलाएं जरा, ऐसे नहीं, मैं वो बुलाने वाले बुला लेंगे, ठीक है। अभी रिसेंट अटेम्प्ट ओपन करनी पड़ेगी, पता नहीं अब रिसेंट अटेम्प्ट में कौन सा सवाल था ये सेल्स डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, उन्होंने बड़ी माफ़ी दी हुई है आई कैप ने, किसी ने डिस्काउंट अलाउड भी लिख दिया है, उसने इसको भी नंबर दे दिए, किसी ने सेल्स डेबिट किया है,
रेवेन्यू तो होता ही सेल, एक ही बात है, ठीक है ना। यानी कि आई कैप ने माफ़ी दी हुई थी इस अटैम्प्ट में बच्चों को कि किसी ने डिस्काउंट अलाउड, मैं लेकिन मैंने को नहीं देनी, मैंने सही उसी को करना है जिसने सेल डेबिट डेटर क्रेडिट किया, जिसने सेल डिस्काउंट सेल ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट किया ना 15 से, उसको माफ़ी नहीं मिलनी, ठीक है। अच्छा एक बात लिख लो अपने पास, जहाँ पर हमने ये देखो इसको तो ज़रा चलो इसी में जाकर देखते हैं। लेक्चर नोट्स में बातें मत करो यार, लेक्चर नोट्स में करेक्शन ऑफ एरर में डिस्काउंट की भी रिवीजन आई थी कहीं पे, मुझे याद है ये, ठीक है। इसके साथ ना ये लिख लो अपने पास किसी वक्त भी, मुझे जो लिस्ट बना रहे, कौन सा बच्चा बना रहा है लिस्ट पेंडेंसीज की बच्चों ने कहा था, उस जगह पे सफ़े पे लिखें। ये जिस तरह से लिखा नहीं हुआ, मैंने कहीं शायद लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। सुनो, मैं यूं हेडिंग दूंगा एक डिस्काउंट, एक तरफ लेकर जाऊंगा ट्रेड डिस्काउंट, उसके नीचे लिखेंगे हम नो एंट्री, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा सेटलमेंट डिस्काउंट, उसके नीचे दो तरह की होंगी, इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ बायर, और उसमें फिर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की डायरेक्ट एंट्री भी लिखेंगे। सिर्फ एक पूरी कहानी से ये एंट्री निकालना, और एक है डायरेक्ट डिस्काउंट अलाउड की एंट्री का पता होना, जो बचपन में होती थी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, अब हो गई है वो सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री बचपन में जब पढ़ी होती थी किस जमाने में, वहां उस वक्त होती थी क्रेडिट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, अब हो गई है क्रेडिट डेबिट परचेजेस। सिर्फ इस अमाउंट की एंट्री, ये डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड की एंट्री, ये मैं अलग से उस नोट में लिख दूंगा, एक ट्री बन जाएगा आपके पास, ये लिख लो अपने पास, ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, चलें अभी फिलहाल इससे गुजारा करते हैं, इससे, ठीक है। तो आई कैप ने माफी दी हुई थी, आगे बढ़ो जी। तो कितने बच्चों का एक नंबर आ गया, सिर्फ ये। अच्छा चलो भाई, किसी ने अगर यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, आई कैप की बात मान लेता हूँ, उन्होंने भी माफी दी थी, किसी ने डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट 15 किया हुआ है, उसको भी एक नंबर दे देना, ओके, सही है। क्या क्या बात, अच्छा इसमें एक आया था, पिछले में नहीं आया अभी एक भी, यानी मतलब इतना आसान सवाल था, देखिए आसान था कि नहीं था। हाँ सिर्फ एक बात, नहीं ओरिजिनल कर ली हैं, उनको इधर ले आते ना बेटा आप, तो कोई ना कोई चीज तो आ जाती। सुने अब कोई नंबर नहीं मिलेगा, सुने प्लीज प्लीज मेरी बात सुने। एक बहुत जी रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब, तो वापस सवाल में ले जाओ दूसरे, मुझे क्या लिखा हुआ है एडजस्टिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज ये रिक्वायरमेंट है, तो ये नंबर के लिए था, बाकी करो या ना करो, साथ वाले से देख के ये एंट्रीज कर दी है, नो इश्यू, 5 नंबर, ठीक है। वो जरूरी भी नहीं है बेटा, वो वर्किंग है, अल्लाह की कसम कई बार कहा है मैंने कि ओरिजिनल रॉन्ग वर्किंग है अगर रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी हो तो, ओके। तो ये 5 नंबर हैं आप लोगों के। अच्छा सुने, बात सुने साकिब, इनको गिने और चाय ला दें। बात सुने, सवाल को अहम समझें, अहमियत दें, सवाल को सही तरीके से ध्यान से पढ़ना आधा जवाब होता है। आपका सबसे बड़ा मसला ही यही है, इस सवाल के अंदर जो भी मैंने आज पढ़ाया, कोई एक चीज ऐसी नहीं थी जो आपने पढ़ी हुई ना हो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट सारे थे, किसी ने ये नहीं देखा कि 1 महीना है, किसी ने ये नहीं देखा कि वो कैश बेसिस पे कर चुके हैं रिकॉर्डिंग और हमने एक्रूअल पे कन्वर्ट करना है, किसी ने ये नहीं देखा रिक्वायरमेंट में एडजस्टिंग एंट्री का लफ्ज लिखा हुआ है। नहीं जूस वाला कोई नहीं है, सब चाय वाले हैं। कोई जूस वाला तो नहीं है, आप खड़ा करें, जूस वाला तो कोई नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स में कोई जूस वाला तो नहीं है, हाइब्रिड में कोई जूस वाला तो नहीं है, नहीं सबके लिए चाय, पठान हो गए हैं सारे चाय के मामले में जी। अच्छा बच्चों सुनो, खामोश, टाइम कम जी। अगला बहुत आसान, एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स एनआरवी ऑफ 490, हाउएवर द आइटम हैड अ कॉस्ट ऑफ 45। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड यूज होता है। अब मुझे बताओ, IS2 कहता है लोअर पे जाना चाहिए, मतलब स्टॉक होना चाहिए था 450, लेकिन गलती से पड़ा हुआ है वो 490 पे। अब वो तो सारा कुछ कर चुके हैं ना, वो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। अब स्टॉक होना चाहिए था 450, लेकिन वो चूंकि एनआरवी पड़ा है तो इसलिए वो ज्यादा पे पड़ा हुआ है, हमने इसको सही करना है तो कम करना है। स्टॉक वाली एडजस्टमेंट तो मैंने कहा था मत सोचना, डायरेक्ट स्टॉक पर आना, ओरिजिनल रॉन्ग मत सोचना, ठीक है। तो तुम स्टार्ट से बैठे थे या चाय का सुन के आए हो?
अच्छा जी सुने, स्टॉक 450 पे होना था, चाहिए था, पड़ा है 490 पे। स्टॉक ज्यादा है, कम करो। स्टॉक ज्यादा है, कम करो। स्टॉक क्रेडिट कितने से? 40 से। और कॉस्ट ऑफ सेल, अब 1 मिनट के लिए मैंने ये लिखा और साथ ही सोचा क्या स्टॉक, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्वेंट्री लिखने दो, फिर डिस्कस करें जी। इन्वेंट्री कम की और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा ली, लेकिन अब एक मसला है। मसला ये है कि कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री लिखकर परेशान किया, ओए इन्वेंट्री का अकाउंट ये तो परपेचुअल में बनता है, वो तो कह रहा है पीरियोडिक। स्टॉक लिखता ना, मसला सवाल ही ना आता, ठीक है। वो तो पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा है, हमने इन्वेंट्री हिट कर दिया। नहीं, ये वो नहीं है भाई। ये क्या है? ये वो है जो पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग की एंट्री पड़ती थी। वो एंट्री होती थी स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, वही जैसे सिखाया था, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये हुआ पड़ा है 490, ऐसे ही है ना? होना था, 450 से होना था, लेकिन गलती से कर गए स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 400। स्टॉक नहीं, वो इन्वेंट्री ही, इन्वेंट्री कहते हो ना इसको। ये लो यार, इन्वेंट्री 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 डेबिट इन्वेंट्री, समझे हो? तो ये है। लेकिन मैंने कहा था ये सोचा ना करो, ऐसे ही परेशान हो गए। चाहे फिगर दे भी रहा है, हमने तो उसका शॉर्ट ही फॉर्म रखी हुई है कि आप पीरियोडिक सिस्टम हो, सुकून मारो, स्टॉक को पकड़ो। सही करने के लिए स्टॉक को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है जी। तो स्टॉक क्रेडिट, इन्वेंट्री या स्टॉक जो मर्जी लिखो, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ICAP ने कहा था जिसने कॉस्ट ऑफ सेल लिखा वो भी सही है, जो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? GPE, जिसमें GP तक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो कोई GP को डेबिट कर दे तो वो भी यही बात होती है, लेकिन हमने नहीं करना, हमने जो सीखा हुआ वही करना है। ओके, सही है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। ओरिजिनल रॉन्ग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो सिर्फ वर्किंग है बेटा, प्लीज इस चीज को समझे। पहले दिन बताया था, वर्किंग अलग अलग सफे पे रखें, इसीलिए कहा था रखो ये अलग सफे पे, जहां पे जरूरत ना पड़े मत करो ओरिजिनल रॉन्ग। समझ आ रहा है? डायरेक्ट रिपेयर को कैपिटलाइज कर दिया, ओहो रिपेयर डेबिट करो, एसेट क्रेडिट कर दो, डायरेक्ट करो जो काम होता है, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग इज ओनली वर्किंग। कभी भी नहीं मांगता आपसे रेक्टिफिकेशन का टॉपिक, तो रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है ना, करेक्शन का टॉपिक है। वो ओरिजिनल रॉन्ग कभी भी आपसे नहीं रिक्वायर करता, वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही करता है। ओरिजिनल रॉन्ग हमेशा वर्किंग है। ओके, सेकंड इज डन एंड डस्टेड। थर्ड, अ सब टोटल ऑफ, सब टोटल आ गया, सस्पेंस आएगा। अ सब टोटल ऑफ 234 सुबह 7:30 से बंदा पढ़ा रहा था, ऐसे ही होता है। अ सब टोटल ऑफ 234 वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन परचेज डे बुक एट 432। कंट्रोल अकाउंट नहीं मेंटेन हो रहे। अब भाई कैरी फॉरवर्ड का एक एरर है, किसको हिट करेगा? सस्पेंस को। सुकून हो गया। अब सिर्फ ये देखो, 234 है, 432 नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, सही 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 सही। ओरिजिनल ये है, गलती से ये हो गया, तो ज्यादा परचेज रिकॉर्ड होगी। सही करने के लिए कम करोगे तो परचेज को करोगे क्रेडिट। जरा डिफरेंस लेके बता दो। 198 और दूसरा सस्पेंस को इंपैक्ट फेंक दोगे डेबिट, ठीक है। इसमें तो वैसे ही ओरिजिनल रॉन्ग कभी नहीं की हमने, ठीक है। लो, तो मुश्किल रेक्टिफिकेशन का सवाल अगर लगा ऊपर वाला तो आसान भी तो था, ठीक है। ये वाला सवाल भी तो था। अब ये तो आसान है ना जी। इसके अंदर 6 एडजस्टमेंट थी, हर एक के 6 नंबर थे, और ये मेरे ख्याल में तो ये 3 के 3 आप ले चुके हैं अभी तक। होता तो वो देखते हैं ना, अभी है, होता तो डिफरेंट होती है एडजस्टमेंट। फिर वो कुछ यूं कहता कि ओरिजिनल एंट्री करते परचेजेस में आना चाहिए था इतना, हो सकता है वो कुछ डिफरेंट अमाउंट डेबिट क्रेडिट करता, सस्पेंस आता ही ना, ऐसी एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो 3 तरह की एडजस्टमेंट बन सकती हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, प्लीज डेबिट क्रेडिट कुछ हो लेकिन डिफरेंट अमाउंट से हो, तब भी सस्पेंस आ जाता है। डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से गलत हो तो सस्पेंस आता ही नहीं है, या सिर्फ कैरी फॉरवर्ड वगैरह का की गलती है तो सिर्फ सस्पेंस में आएगा। तो 3 तरह की एडजस्टमेंट्स होती है ना। जो सामने है वो ये, ठीक है। जो सामने नहीं है, वो जिस तरह की आप कह रही हैं वो काफी सारी की हैं, वो उस सवाल में जाके देख लेंगे, ठीक है। बेटा सब टोटल कैरी फॉरवर्ड हुआ है गलत, उसने ये नहीं कहा कि वहां से जर्नल एंट्री पास हो गई है,
मैंने कहा था डे बुक से जर्नल एंट्री पास हो जाए तो दोनों तरफ जाना होता है, ठीक है। देख लो सोल्यूशन से की है, मैं सही हूं, ठीक है, आप लोग गलत हैं, समझें इस बात को, समझें, ठीक है बेटा। मैंने ये कहा था, वैसे मैं मजाक अपनी जगह पे, अपार्ट फ्रॉम जोक, मैंने ये कहा था उस एडजस्टमेंट को जाके देखें ना जिसमें सेल डे बुक की गलती थी, उसके अंदर ये अल्फाज लिखे होंगे जहां तक मेरा अंदाजा है, बाकी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन सुनो पहले फिर देखना जाके उस सवाल में, इधर देखो सारे इधर देखो, उस सवाल में जिसमें डे बुक की गलती को मैंने कहा था डबल एंट्री गलत हुई, उसमें अल्फाज कुछ ऐसे होंगे, द एंट्री हैज बीन पास्ड थ्रू सेल डे बुक एज ऐसे, तो वो सेल डे बुक से जब जर्नल एंट्री पास हुई है तो उसका हम कहेंगे कि सेल डे बुक से फिगर उठी और उठ के डेबिट क्रेडिट गलत हो गई, ठीक है ना। ये मैंने आपको कहा था कैरी फॉरवर्ड का, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का या किसी ओपनिंग बैलेंस के ओमिट होने का या गलत आने का हमेशा इंपैक्ट किस पे डालना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो हम ओपन कर लेते हैं करेक्शन ऑफ एरर, ओपन करके देख लेते हैं, हो क्या हाल है। और एक चीज दिखाऊं आपको, किधर गया सिब्बी, नहीं सोल्यूशन, ठहरो, हाँ वो मैंने एक चीज दिखानी है आपको, एक चीज दिखानी है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कल कभी नहीं आती, मैंने बोला था। आप पेंडेंसीज के आपने लिखा हुआ ना इसको, पेंडेंसीज में लिस्ट बना रहा है जो स्टूडेंट, सिब्बी का पार्ट बी, कल कभी नहीं आती, ये मैं दिखाना चाह रहा था। अच्छा जी, मैंने आपको जब ये टॉपिक शुरू, ये हमारी स्पीड से आज मैच नहीं कर पा रहा बेचारा जी, इधर देखो, ये लालो लाल किया था हमने ये काम, कास्टिंग एरर है किसी अकाउंट में, कास्टिंग एरर है डे बुक में, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट का गलत आगे गया, टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ टी अकाउंट, ठीक है, गलत गया, टोटल ऑफ डे बुक पोस्ट गलत हुआ, ये सब एरर्स के अंदर, ओपनिंग गलत लिखा गया, ये सब एरर्स के अंदर किसको हिट किया था। तो बस इसको याद कर लो ना, बहुत ज्यादा लॉजिक पे ना जाओ अगर नहीं बात समझ आ रही तो, ठीक है। जी, क्रेडिट नोट इशूड, इसको मैं समझाता बाद में हूं, फिलहाल इसका मतलब तो लिख लेना, एडजस्टमेंट तो कर लेना, यानी कि अगर ये बात पता होती तो ये एडजस्टमेंट ऐसे होनी थी, ठीक है। क्रेडिट नोट इशू को कहते हैं, इशूड को कहते हैं सेल रिटर्न। कितने बच्चों को ये पता था, इंट्रो पढ़ के आए, कितनों को पता था, चलें बाकियों को मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये पता होना चाहिए था, जो इंट्रो पढ़ के आए हैं शर्म आनी चाहिए अगर आप लोगों को ये पता नहीं। मतलब टू अ कस्टमर है, छोड़ो टू अ कस्टमर है, छोड़ो इसको, क्रेडिट नोट का ही नहीं ना पता, क्रेडिट नोट का नाम ही नहीं सुना होगा जिनको पता नहीं है, वरना तो निशानियां सामने थी। मैं तो आपको आज इस तरह से कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि सिर्फ क्रेडिट नोट लिखा हो इशूड, टू कस्टमर का लफ्ज नाम भी लिखा हो तो हमें पता लग जाना चाहिए कि क्रेडिट नोट इशूड का मतलब हमेशा सेल रिटर्न ही होता है। अभी बताता हूं, कॉन्सेप्ट आ रहा है, ओके। वॉज रिकॉर्डेड एट एज क्रेडिट नोट रिसीव्ड, यानी परचेज रिटर्न, ठीक है। अब जी था क्या, सेल रिटर्न, रिकॉर्ड कैसे हो गया, रिकॉर्डेड, ठीक है। तो बोलो भाई, डायरेक्ट ही देख लो आप, जबानी वाली एंट्री है जी, कंपनसेटिंग एरर है, ठीक है। आगे चले, नहीं बता दूं, सिंपल है, होना चाहिए था, लिख लो अपने पास, मैं नहीं करवा रहा, अगली एंट्री की तरफ जा रहा हूं। होना चाहिए था सेल रिटर्न है ना, होना चाहिए था सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, हो गया परचेज क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। एंट्री नहीं सीधी हो रही तेरी आज, ठीक है। तो फिर जो होना था नहीं हुआ, पूरी एंट्री, कंपनसेटिंग एरर की एग्जांपल थी ये, ठीक है। होना चाहिए था सेल रिटर्न डेबिट, माफी ना देना, डेटर क्रेडिट कितने से, 200 128 से, वॉज रिकॉर्डेड एज, रिकॉर्ड ही क्या कर दिया उसको, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, वो तो उसने बताया नहीं, फिगर डिफरेंट तो यही है। अब जो होना था वो नहीं हुआ, कर लें, इकट्ठा ही कर लो, ये लो सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, और जो गलत हुआ पड़ा है उसको रिवर्स कर लें, परचेज रिटर्न डेबिट क्रेडिटर। इसको मैंने कहा था आसान वाली एडजस्टमेंट भी अगर आप ऐसे मुझसे करवाओगे ना तो फिर कल फिर बुलाना पड़ेगा आपको बाकी टर्म टेस्ट के लिए, ओके सही है। सोल्यूशन में देख लो यार, कुछ सोल्यूशन आप डाउनलोड करके रख लो ना, रिसेंट टाइम का कोई सवाल अगर वहां से है उसको वहां से भी तो देख सकते हैं।
सेरेटन जी, ये वाला तो मिल ही जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ सर अदनान से इजाज़त ले लेता हूँ। आप लोग टेक्स्ट पे तो है ना वेबसाइट पे, तो मैं FAR1 का भी वहाँ पे आपको पोर्टल बना देता हूँ। उसके अंदर सारे टेस्ट, सारे सोल्यूशन, लेक्चर नोट्स वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। सर से पूछ लेता हूँ, ठीक है, सर से ले लेते हैं वेबसाइट थोड़ी सी उनकी। FAR2 के लिए वैसे मैंने ली हुई है। चलें, सही है। वो सुरा उन्होंने सेल परचेज इकट्ठी कर दिया, रिसीवेबल पेबल इकट्ठे कर दिए, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, सेम बात ही है। 0.5। अरे वाह वाह वाह, सिब्बी वाला सवाल पड़ा है ऐसे लगता है। और ये ओरिजिनली वही एडजस्टमेंट है, मैंने IQ का पास पेपर यहाँ रखा है, सेम सिब्बी वाले सवाल की एडजस्टमेंट है। जो सुबह वाली क्लास में गलत करके मैंने अगली क्लास में सही करके रिकॉर्डिंग भी दी थी, कितनों को याद है? सुबह वाली पहली क्लास वाले कौन कौन बैठे हैं? इन्होंने वो अच्छा देख लो, अब देख लो, हाथ खड़ा करो, पहली क्लास वाले, हाइब्रिड में भी पहली क्लास वाले, देख लो 90% से ज्यादा मेरे 7.5 वाले बच्चे हैं। बताना अब कल, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बताना अब कल अपनी क्लास वालों को, बता देना उनको कि भाई गवाह रहना, ठीक है? अच्छा अच्छा, बात सुनो, 3:30 की बजाय 3:35 40 तक पढ़ लें। नहीं नहीं, नमाज है, खत्म करेंगे इंशाल्लाह 3:35 40 तक। नहीं, ब्रेक नहीं लेंगे, मैंने घर भी जाना है, सुबह भी आना है, पढ़ना भी पड़ता है खुद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये करें, अभी काफ़ी पोर्शन हो जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, मेरा बोझ उतर जाएगा थोड़ा सा, फिर तो एक एक पार्ट भी हो सकता है, और मैं देखूंगा कल फिर इस वक्त मिल लेंगे और फिर पढ़ा देंगे इसको, ठीक है? सुनो 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 प्लीज, जल्दी देखो इधर, ये वही एडजस्टमेंट है, सेम एडजस्टमेंट है। अच्छा, ये बच्चे सुबह वाले हैं, इन्होंने वो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी थी जो शाम वालों की, मतलब शाम नहीं, दूसरी क्लास वालों की मैंने अपलोड की थी, वही एडजस्टमेंट है। पढ़ो, एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग इतने विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ इतने ऑन यकम जुलाई 21 वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 28 फरवरी 22। हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 22। ईयर एंड क्या है? 30 जून 2022। तो ये यकम जुलाई 21 की बुक वैल्यू है, यानी हमारे साल के पहले दिन की ओपनिंग बुक वैल्यू हो, ठीक है? अच्छा, द सेल प्रोसीड्स ये बाद में देखते हैं, पहले मैं तो कहता हूं ओरिजिनल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है? जितनी को समझ आए पहले वो तो कर लेना। ये बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट, अगर आप अगर क्या कहोगे मैं अभी दिखाऊंगा आपको कंपेयर करके, ठीक है? ऑफिस मशीन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रीशिएट होती हैं, ठीक है? मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दी, पता नहीं क्यों, वो पहले एक एंट्री करनी है ना जो होनी चाहिए थी, वो हिस्सा भी रहता है। अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होना है, कैश डेबिट होना है, की ना है भाई, ऑफिस ऑफिस मक क्रेडिट होनी है, ठीक है जी? कॉस्ट से क्रेडिट होनी है ऑफिस मक 3540, और कैश आया है फॉर 1860, जो मिलता जाए वो तो लिखते जाएं, अब ये रह गया बस, ठीक है? चलो, इसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको पता है 1860, लेकिन वर्किंग को इतनी लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़नी, वो तो अगर कॉस्ट ही गिवन होती तो मसला था। ये तो देखो 2040 कैरिंग वैल्यू है एज ऑन, कैरिंग वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू होता है, पता है ना? यकम जुलाई 2021 की बुक वैल्यू, यानी हमने सिर्फ एक स्टेप ही आगे जाना है, हमने कहना है जी वो यकम जुलाई 21 पर ना बुक वैल्यू ही गिवन है हमें, कितनी? 2040, ठीक है? 2040, फिर 30 जून 22 तक किसने जाना है? ओ, ये बेचारी तो 28 फरवरी पर गई मशीन, 22 पर, तो डेप्रीसिएशन करनी है 2040 पर 10% इंटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 8/12 अपलोड हो जाएगा बेटा, जाने वाले बच्चे 2040 अपलोड हो जाएगा, ओके? जिसका कोई मसला हो जा सकता है, ओके? वैसे इंशाल्लाह हम आधे घंटे में सारे ही जा रहे हैं जी बेटा, 3:35 में हम छुट्टी कर लेंगे, ठीक है? क्लास तो नहीं है आपकी, कोई टेस्ट है? टेस्ट है तो कब तक एंट्री है? 5 बजे, कोई बात नहीं है। टेस्ट कितनी देर का है एक्सपेक्टेड? टर्म टेस्ट है?
ठीक है, आप 3:30 उठ जाना। अगर रहा भी 5-10 मिनट का काम तो यूट्यूब पे रात को अवेलेबल हो जाएगा, सिर्फ एंड वाले 5-10 मिनट सुन लेना, ठीक है। होगा नहीं इंशाल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा ये सुनो सुनो सुनो, जल्दी करो, ये तो क्लास में कराई हुई एडजस्टमेंट है, दिल नहीं कर रहा इसको कराने का। बोलो 136। बुक वैल्यू 190। अच्छा अब इधर देखो, हम अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर एट द डेट ऑफ सेल निकालना चाहें तो मुझे अक्यूमुलेटेड निकालने के लिए 2040 ना इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। सिंपल करते हैं, कॉस्ट कितनी थी 3540 और बुक वैल्यू कितनी है 1904। ऐसे नहीं करवाया था मैंने क्लास में, इधर डिफरेंट चीज सामने आ गई। बताओ अक्यूमुलेटेड कितनी आ गई? हाँ 1636 जी। ये क्या है? accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। 1636 ये वर्किंग नंबर जो भी चल रहा होगा ठीक है। अच्छा अब बताओ गेन है लॉस है? माशाल्लाह लॉस आ गया। बैलेंसिंग 40 बस 44 बस 44। चलो अच्छा अब अच्छा अब देखो हमने गलती क्या की है ये देखते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं कि उन्होंने रॉन्ग में क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन 2040 वाली बुक वैल्यू को 1904 की बुक वैल्यू पे लाते हुए कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी? 136 की। तो ये एंट्री यूं बनेगी नहीं बनेगी कि पहले डेप्रीशिएट करो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेट। देखो ना अक्यूमुलेशन को क्रेडिट आप कर रहे हो, क्रेडिट डेबिट कर रहे हो 1636 से, पहले 1636 बनाओ तो सही, ठीक है। अगर आप 2040 पर खड़े हो तो 3540 जब माइनस 2040 तो वो तो कुछ और निकलेगा। जिस तरह से ये अभी मैं एडजस्टमेंट कंपेयर कराता हूँ, बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट थी, ठीक है। तो 136 की एंट्री की और नहीं इसकी फॉर द ईयर पहले ये करके 28 फरवरी पर ले आए, फिर 28 फरवरी पर लाकर सारी निकाल के यहां से फेंक दी और एसेट भी फेंक दिया, ठीक है ना। ये होना चाहिए था ओरिजिनल। अब उन्होंने क्या किया, पर्दा उतरने लगा। द प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। माशाल्लाह जी, चांद चढ़ाया है इन्होंने कि कैश जो डेबिट हुआ है 1860 से वो क्रेडिट कहां कर दिया है? सुभान अल्लाह, ठीक है। अच्छा और तो और सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू अक्यूमुलेशन अकाउंट एंड फुल ईयर डेप्शन इज प्रोवाइडेड ऑन मशीन। और खैर से पूरा साल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी अब ये निकालते हैं जो उन्होंने गलत डेप्शन चार्ज की है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि पढ़ना शुरू कर दो यार साइड से जी। इधर देखो भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यकम जुलाई 21 पर कितनी पड़ी थी हमारे पास? ये निकालने के लिए आपको 2040 वाली बुक वैल्यू को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही है। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है बच्चों? 3540। कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ ईयर कितनी है? 2040। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट स्टार्ट ऑफ ईयर कितनी है? बोलो 1500। 1500 नजर भी आ रहा है। 1500 में 136 ऐड करें, 1500 में 136 ऐड तो 1636 बनता है ना जो हमने निकाला। यानी ये साल के शुरू में अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन थी। ओके अच्छा अब 1500 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन थी यकम जुलाई 17 पर, ठीक है। ये डेट मैं ऊपर लिख रहा हूं। अब उन्होंने जो चवल मारी वो क्या मारी? सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट कर दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये लिखा हुआ है। बोलो यानी कि 1860 को भी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में क्रेडिट कर दिया। ये वो गलती है, ठीक है।
ये उन्होंने गलती की है, मैंने नहीं की, ठीक है। तो अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बन गई, बोलो कितनी बन गई, ऐड करके, गलत है, कितनी बन गई, ऐड करेंगे दोनों को, 33। ये उनके मुताबिक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन चुकी है। अब उनके मुताबिक जो डेप्रिसिएशन निकलने लगी है वो देखना जरा, बुक वैल्यू चाहिए होती है, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, 3540 ये कॉस्ट थी, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उनके हिसाब से 3360 इंटू 10% इंटू फुल ईयर, ये उन्होंने डेप्रिसिएशन निकाली है, गलत, बोलो 18 की, तो ये डेप्रिसिएशन भी उन्होंने चार्ज कर दी, ठीक है। अब काफी कॉम्प्लेक्स कर लिया हमने इसको, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले किस चीज को पकड़ना है, अक्यूमुलेशन को पकड़ लें, चलो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैलकुलेटर हाथ में हो क्योंकि बहुत प्लस माइनस अब मैं नहीं कर रहा। अक्यूमुलेशन को देख के जरा एक बार मैं हाईलाइट कर लूं सारी जगह पे, ये सुभान अल्लाह ले भाई, ग्रीन इज यूअर इन फ्रंट, ग्रीन आपके सामने है, ठीक है। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, माइनस या प्लस, अच्छा चलो छोड़ो, हमने तो क्रेडिट डेबिट देखना है, ठीक है। तो आप क्रेडिट डेबिट प्लस माइनस से बस मैनेज करना, जो पहला लिखना है उसको आप देख लो, इसको क्या करना है, प्लस कहना है या माइनस कहना है, उसूली तौर पे ये बढ़ना होता है ना, इसको प्लस नहीं क्रेडिट डेबिट करना है, चलो लिखो 100 माइनस 136 लिखो, कोई बात नहीं, माइनस 136। अब ये ध्यान में रखना कि हमने क्रेडिट माइनस के साथ रखा है, ठीक है, प्लस 1636 माइनस 1860 माइनस 18 इज इक्वल टू, मतलब क्रेडिट ज्यादा हो रहा है। अब हमने यहां पर आकर लिखा क्रेडिट कितने से, 378 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को पकड़ लेते हैं जी, इसको येलो कर देते हैं, इतने गुस्से वाला येलो नहीं, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बस ओनली 2 जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ओ भाई ये 378 गलत है, जरा दोबारा आओ वापस, मैंने क्या कर दिया, पहले इस तरह से देखो, होना चाहिए था और हुआ, पता नहीं क्या कर दिया आपने मेरे साथ जी, बताएं मुझे, मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है, टाइम कम है। देखो अक्यूमुलेशन नेट करो, आप चाय के ध्यान में लग गए, कैलकुलेटर दोबारा उठाओ जी, क्रेडिट होना था 136 से, डेबिट होना था 1636 से, तो नेट में कितने से डेबिट होना चाहिए था, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, बंदे समझ रहे होने छुट्टी होगी, कहाँ कोई ऐसे एक्स्ट्रा क्लास में ऐसे ही होता है, फिर अब गुजारा करो जी। इधर देखो भाई, ये क्रेडिट और ये डेबिट, तो इन दोनों को जब हमने नेट किया तो नेट में फिर क्या जवाब आया, 1500 एग्जैक्ट, 1500 से डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, यही बनता है, और तो कोई ओरिजिनल में नहीं है ना अक्यूमुलेशन, ठीक है। अब आओ इधर, फिर आप ग्रीन करो, ग्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू, मैं भी चाह देते आने लग गया सी ताड़ी, सबको मिल जाए ना जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया, बोलो टोटल दोनों क्रेडिट है ना, 1878 से गलती से 18 बात वहीं पहुंच रही है, लेकिन ना तरीका थोड़ा डिफरेंट था, 1878 से क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब होना चाहिए था, देखे ना तरतीब तो नहीं ना छिड़ जाती, होना चाहिए था 1500 से डेबिट, हो गया 1878 से क्रेडिट। अब एक तो ना 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 देखो, होना चाहिए था डेबिट 1500 से, एक तो वो 1500 से डेबिट नहीं हुआ, तो फिर पहले तो इसको मेरे चांद, पहले तो इसको डेबिट करो 1500 से, जो नहीं हुआ, उसके बाद गलती से 1878 से उल्टा
क्रेडिट हो गया है, तो इसको सही करने के लिए भी क्या करोगे, कितने से यार, ये मैं यहाँ ना लिख लूँ ऐसे करके। एक तो डेबिट होना चाहिए था 1500 से, नहीं हुआ तो डेबिट कर लो, ठीक है, ओके। फिर 1878 से गलती से, गलती से क्रेडिट हो गया। देखो ना, उसने ये कैश को इधर क्रेडिट कर दिया था, क्या ये होना चाहिए था? नहीं ना, तो ये गलती थी, इसी के साथ दूसरा भी इंपैक्ट आ गया, ठीक है। तो गलती से इतने से क्रेडिट हो गया, तो इसको सही करने के लिए भी क्या करोगे, डेबिट 1878। तो ये दोनों मिलकर अब डेबिट साइड पर कितना आ गया, तो ये मैं ऐसे तीर लगा के यहां ले आऊंगा ना, जगह कम थी। 3378, 3378 कैसे आया है डेबिट साइड पर, ये जी ऐसे आया है, ओरिजिनल रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की तरफ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 136 से, ये एक ही है बेचारा अकेला सकेला, ठीक है। डेबिट होना चाहिए था 136 से, अभी समझ लेना, एक ही बार तस्वीर खींच लेंगे यार। डेबिट होना चाहिए था 136 से, गलती में डेबिट हो गया 18 से, तो कुछ ना कुछ तो डेबिट हो गया ना। अब सही करते हुए मजीद डेबिट जी कितने से, 118 से। ये 118 बनाने की जरूरत तो नहीं, ये सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट, कैश नहीं भूलता अकाउंटेंट, कैश को डेबिट होना था 1860 से, हो भी गया, इसलिए कुछ ना करो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, तुमने डेबिट होना था 44 से, अब रॉन्ग सारी खत्म हो गई है। डेबिट होना था, नहीं हुए, हो जाओ शाबाश, कितने से, 44 से। अच्छा, वैसे इनका जरा तीनों का डेबिट का टोटल करना, वैसे ही दिल कर रहा है मेरा, वैसे ही जरा ये डेबिट 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 35, ओए रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएं तो मतलब सही हो गई है। इधर देखो, ये रहता था ऑफिस मशीन को क्रेडिट होना चाहिए था 35-40 से, नहीं क्रेडिट हुआ तो कर लें ऑफिस मखाइन जी, ये कह रहे थे आप लोग, इसका नाम अजीब सा नहीं नाम, मैक है, मैक मैक सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास का असर मेरते नहीं है मुझे चेक करने दे यार, सही है, ये जरा अलग अलग है, नहीं डिफरेंट है। 34 डेप्रीसिएशन लॉस भी आ गया, वो दोनों को इसी के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। जरा करना जरा 3378 प्लस 118, बस ठीक है, ये वही है। ये जरा अब यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, एक मिनट लेट मी हाईलाइट, ये कैसे बना है, इन दोनों को ऐड करके, ओके। तो इसलिए परेशान ना होना, आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक है जी, बोलें सही है ना। ये नहीं, डेप्रीसिएशन ने डेबिट होकर अक्यूमुलेशन को क्रेडिट करना था ना, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, ये देखो 44 भी सही है, 35-40 भी सही है, ठीक है। इन दोनों को उसने कंबाइन करके लिखा हुआ, हमने अलग करके लिखा हुआ, नो इश्यू। तो ये ठीक है, हाँ सही है, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा, अब इस ना एडजस्टमेंट में और उस एडजस्टमेंट में कोई फर्क था नहीं, लबना पवेगा करेक्शन ऑफ एरर। सिबी और सिबी, ये देखो सेम नहीं, another office machine costing 270 with a carrying value of 127, dispose of accounts number, sale procedure, credit documentation and whole option was provided on machine, वही सेम एडजस्टमेंट थी, सिर्फ फिगर्स और डेट्स वगैरह डिफरेंट, ठीक है। उसी को देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आई तो, शुक्र है। नंबर 3 MCQs, अच्छा जी कर लेते हैं MCQs, ये लें जी, जाओ जिसके हो गए, बस यार मैंने कह दिया यार, कोई बात नहीं यार, बैठने तो उसकी, मैंने कहा जाना है तो जाओ, ये मतलब थोड़ी है कि जाओ कह दिया तो नहीं जा रहा, वो बैठा है, कुछ भी कह लेते हो यार।
ले मैं जूम कर देता हूँ यार, अब तो हो गया जूम। ये अलग कर लो और ये अलग कर लो। ओके, बोरिंग कॉस्ट का आसान सवाल था, देख लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है तो आपको पिक्चर खिंचवा देता हूँ सोल्यूशन की, सोल्यूशन भी आप अपलोड कर दूंगा कल इंशाल्लाह। आप सर से आज पूछ लेता हूँ ना, साकिब को बुलाओ, ये भी याद कराया मुझे, सर से पूछना है वरना कल ही याद आएगा। तो फिर कल आपको साकिब बस वहीं लिख लो भाई, आने की जरूरत नहीं, वो वहीं 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 ये भी लिख लो इस टू डू लिस्ट के अंदर, सर अदनान से आज पूछ के बच्चों को FAR, वैसे ID पासवर्ड इन सबके पास वैसे ही है, फिर भी मैं लिख दूंगा, कोई बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ FAR 1 पढ़ रहा हो अगर, तो उसको भी मिल जाएगा ID पासवर्ड, वहाँ पे मौजूद होंगे FAR 1 के, ये सारा कुछ ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3, Bundu Khan Corporation decided to construct a tunnel that will link two sides of village that were separated by a natural disaster years ago. अच्छा काम कर रहे हैं। Realizing its role as a good corporate citizen, BKC has been in this village for a couple of years exploring oil and gas in the nearby area. The tunnel would take 2 years to build. Tunnel would take 2 years to build. Qualifying asset है. It began construction on Yakam 16. Work started. Following payments were made 16. तो 31 मार्च, 30 जून, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, सिर्फ 16 के दौरान ये पेमेंट्स हैं। इसका मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही होगा ना, टनल को तो 2 साल लगने थे, तो 16 के साल में ये सिर्फ पेमेंट्स हुई हैं, मतलब ये सवाल भी 16 के एंड पे ही ला के खड़ा करेगा हमें। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ टनल इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, तो 16 के एंड पे ही है, तो टनल तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ टनल नहीं उसने कहीं निकाल दो, उसने सिर्फ ये कहा है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालो। ठीक है, चलो जी ताक लेते हैं। ये तो आ गई पेमेंट्स, रिसीट पेमेंट में नंबरिंग हो जाएगी। द फर्स्ट पेमेंट ऑन 31 जनवरी वॉज फंडेड फ्रॉम एंटिटीज पूल ऑफ डेट जनरल लोन। मैंने कहा था ना ये एक पूल होता है, याद है जब शुरू किया था आपने समझा स्विमिंग पूल होता है, तो उस वक्त ध्यान से सुन लेते, जनरल लोन से पहली पेमेंट हुई। तो ऐसा सवाल हमने किया हुआ है कि कोई स्पेसिफिक लोन नहीं, कोई इक्विटी नहीं, और पहले ही नंबर पे जनरल लोन यूज हो जाए, वो शायद कुरैशी स्टील। अच्छा सवाल था जी। हाउएवर द एंटिटी सक्सीडेड इन रेजिंग अ मीडियम टर्म लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ 8 लाख ऑन 31 मार्च 16 with simple interest of 9% per annum calculated and payable quarterly in arrear. These funds were specifically used for construction. तो इसका मतलब यहां से जो बात शुरू हुई है मीडियम टर्म लोन, ये 2-3 लाइनें हाईलाइट अगर कर लें तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 9%, क्वार्टरली इन एरियर, और ये फंड्स वो कह रहा है कि जी स्पेसिफिकली यूज होने हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक लोन की कहानी चल पड़ी है, अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। एक्सेस फंड्स वर टेम्परेरली इन्वेस्टेड एट 6%, ये भी काम की बात है, 6%। ठीक है, अब ये सारी स्पेसिफिक लोन की बात, ओके सही है। अब स्पेसिफिक लोन के लिए आपको लोन रिसीव्ड की डेट चाहिए होती है, वो 31 मार्च आ रही है, फिर फर्स्ट पेमेंट की डेट चाहिए होती है 31 जनवरी आ रही है। ठीक है, और वर्क स्टार्टेड भी 1 जनवरी, तो लेटर क्या है 31 मार्च। कमेंसमेंट के लिए मुश्किल सवाल था, आसान था, नंबर 8 थे हैं? ना आसान था ना मुश्किल था, आसान ही था। The construction project was temporarily halted for 6 weeks in May, June. 6 week मतलब 1.5 months। ये बड़ा मजे का काम था। ठीक है, 6 weeks का मतलब के 1.5 महीना, तो जहां पे भी माइनस करना था वो 1.5 को माइनस करना था, ऐसे ही है। अच्छा चले। When substantial technical and admin work was carried out which was necessary stoppage, अच्छा नहीं, ignore non-routine। ठीक है, the following amount of debts were outstanding at the year end 31 दिसंबर 16। मीडियम टर्म लोन वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नहीं हमने किया था पावर लिमिटेड वाला सवाल पास पेपर 17,
तो ऊपर मीडियम टर्म लोन की बात करके नीचे लिस्ट में भी वो डाला हुआ था, तो मैंने कहा था ए ना होवे 2-2 बारी ले जाओ, मैंने ऐसे करके ना उसको काट दिया था। मैंने कहा था इसको यहां से ना देखो, वैसे उन्होंने लिखा हुआ है सवाल के अंदर सी अबव, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ, स्पेसिफिक लोन ही दोबारा लिख दिया ना, क्योंकि ये भी तो आउटस्टैंडिंग था लोन, लेकिन ये स्पेसिफिक लोन पहले से ऊपर लिख लिया, उसकी सारी ट्रीटमेंट करके नीचे आए। अब ये 2 जनरल लोन है, ठीक है, ये क्या है, जनरल लोन्स, ठीक है। अब जनरल लोन्स में से तो ना उनकी रिसीट देखते हैं, ना पेमेंट देखते हैं, ना कुछ, बस हमने उनसे एवरेज रेट लेना है, एंड पे जाके फिर उसे यूज करते थे, ठीक है ना, क्योंकि रिसीट पेमेंट में भी सिर्फ डेट ऑफ पेमेंट और पेमेंट की अमाउंट निकालते थे, और फिर इंटरेस्ट रेट सिर्फ चाहिए होता था, ठीक है। तो इन 2 का जनरल लोन का एवरेज रेट निकालेंगे। वेटेड एवरेज नंबर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर वर 750, इंटरेस्ट चार्ज देयर ऑन इज 33,800, और 10% 7 ईयर लोन है, रीपेबल इन फुल ऑन 31 दिसंबर है। अब ये सारा कुछ ऐसा है कि इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा। मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, आप उसकी बेशक पिक्चर ले लीजिएगा। ये देखें जी, 2 के ऊपर मैंने लिखा हुआ आई कैप रीसेंट अटेम्प्ट, लेकिन आपके साथ डिस्कशन कर ली थी सोल्यूशन 2 पे, ठीक है ना, वो भाई साहब डाल देंगे सोल्यूशन में, और सोल्यूशन पूरा कर देंगे, ठीक है ना, जो मैं उनको बनाकर दे दिया था। ये जी, ये पहले तो आंसर है मेन वाला, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, टोटल कितना 63। अब ये ना समझना सिर्फ 0.5 मार्क्स हैं इसके, ठीक है, हर एक जगह पे इसके मार्क्स आने चाहिए थे, पता नहीं रह गए होंगे, चलो कोई एक आधा माइनस भी हो जाता है, रह भी जाता है। खैर ये है एक्चुअल आंसर, लेकिन ये फिगर्स निकल नहीं, जहां जहां पर निकली है वहां पे उनके नंबर हैं हर जगह पे, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है 63,577, ठीक है। उसके बाद रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनना शुरू हुआ, इतनी तस्वीर तो आप बना चुके होंगे, ठीक है। वैसे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, फोटोकॉपियर पे तो पड़ा ही होता है, कल से वो वहां पे भी अवेलेबल होगा, ओके। अच्छा, उसके बाद ये बैलेंस, पहली पेमेंट जनरल लोन से हुई, फिर लोन आया, फिर कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे सीखा हुआ है हमने, ठीक है। और ये बैलेंस जो आ रहा है, इसके ऊपर मार्क्स मिलते जा रहे हैं, हर जगह पे मार्क्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल में इतनी को तस्वीर हो, चलो यहां से आपको रिसीट पेमेंट के बैलेंसेस मिल जाएंगे हर जगह पे, फिर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, ये वर्किंग वहां करते थे उसका मार्क्स होते हैं, वो जिसने वहां की वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, जिसने अलग किया अलग मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम, वहीं पर ये काम करते थे, ये वहीं पर नंबर मिल जाएंगे, अलग जिसने किया उसको अलग मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ये वर्किंग होनी चाहिए जो करते होते थे ब्रैकेट में, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो माइनस होती थी, हर जगह नंबर बंटे होते हैं सवाल के अंदर, ठीक है। अब सवाल करते जाओ, सारा कुछ थोड़ा ही गलत होगा, कोई एक फिगर गलत होगी, एक रेट गलत होगा, गलती पे गलती के नंबर वैसे नहीं कटते, तो हर जगह नंबर पहले होते हैं, ठीक है। शुक्र है कोई सवाल ऐसा भी आया जो सही लग रहा है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन्स, वो डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की अमाउंट, रेट, ये निकला हुआ है एवरेज, ठीक है। 1 मार्क सिर्फ इसका था कि रेट निकालना है, ठीक है, ओके। सोल्यूशन ले लीजिएगा। अच्छा, इसको अब मैं मजीद डिस्कस नहीं कर रहा, ये ले यार, अच्छा करना है, हो गया। अच्छा इधर देखो जी क्या करोगे अब ये सवाल आपसे डिस्कस करने जोगा रह गया ये पता नहीं क्या ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बतखे हैं। अच्छा छोड़ो क्यों, ये सुप्रीम सीमेंट स्टेटमेंट इनइक्विटी का सवाल था, ये तब अच्छा लगा होगा आपको जब आप नए अभी ये काम, अब तो आईएएस सेट के अंदर इसकी सही यखनी निकल गई है, ठीक है। असल में मैंने कहा था ये सवाल आईएएस सेट का ही था, इसमें यहां पर एक एडजस्टमेंट पड़ी हुई थी, यहां पे प्रायर ईयर एरर, वो मैंने उड़ा दी, स्टेटमेंट इनइक्विटी का सवाल है, इसको डाल के कभी या असाइनमेंट में या किसी नेक्स्ट टेस्ट में हो सकता है दे दूं, आपको वो मसला नहीं होना, ठीक है। ये सवाल मैं काबिल डिस्कशन समझता ही नहीं, आप बेशक देख लीजिएगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये इसका सोल्यूशन। अब ये वो सवाल है जिसने आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए होंगे। ये 0.5 पता है किसका है, जिसने पूरा नाम लिखा है, जिसने पूरा नाम नहीं लिखा, SOCIE लिखा है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म FYE लिखा है, मैंने ये 0.5 उसका कटवा देना है, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता रहा हूं, पूरा नाम लिखना, फॉर ईयर पूरा लिखना, सब कुछ पूरा लिखना, इसके नंबर होते हैं
बात मानते ही नहीं। अब नंबर कटेंगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। जिन्होंने पूरा लिखा उसको सिर्फ नाम लिखने का 0.5 मार्क मिलेगा। सुभान अल्लाह, देखो इतनी मौजें। तो ये दूसरा सवाल ऐसा है जो मार्क्स गिविंग क्वेश्चन था। सवाल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं पहला सवाल आसान हो। याद रखना प्लीज, पर्चे के अंदर रीडिंग टाइम में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट पढ़ के देखो कौन कौन से टॉपिक आए हैं, वो रैम से उठा के हार्ड डिस्क से उठा के रैम में ले आओ, बाकी टॉपिक्स को हार्ड डिस्क में पढ़ा रहने दो। उसके बाद क्विकली गो थ्रू करो जो सबसे अच्छा टॉपिक है। हाँ ये सवाल हो सकता है, नहीं गड़बड़ लग रही है, अच्छा बाद में आते हैं, दूसरे पे आओ, सबसे आसान पहले उठाओ। जिन्होंने बोरिंग कॉस्ट का सवाल और ये सिप्नोजेनिकुटी का सवाल पहले नंबर पे किया होगा, उनका दिल भी बड़ा हो गया होगा बहुत, उनके मार्क्स भी आगे होंगे और पासिंग भी उनकी हुई होगी, क्योंकि इस सवाल में तो जान ही कोई नहीं है। डिविडेंड है, राइट इशू है, बस ठीक है। हाँ मुफ्त के नंबर वाला सवाल, ठीक है। एमसीक्यूज करते हैं और छुट्टी करते हैं, ठीक है। चल आगे। उसके बाद अब रह जाएगा सुपर पाइप्स और ये गुनू कैश है, ये भी रिसेंट अटेम्प्ट का है, ठीक है। चलो अब मुझे ना पता चल गया था, जिन जिन बच्चों ने सोल्यूशन को पता लग गया कि ये सवाल वहां का है, उन्होंने आई कैप का सोल्यूशन मैच करके देख के लिखा, क्योंकि आई कैप का सोल्यूशन में नोट ऐसे बना हुआ है जैसे हमने जिंदगी में कभी ना देखा हो, ठीक है। हमारा तो जिसका नोट ऐसे होगा ना, नहीं ऐसे होगा, उसको चपेड़े नहीं पड़ेंगे, मैंने बनाया, मतलब मुझे चपेड़े पड़ेंगी। जिसका नोट ऐसे होगा जैसे हमारा होता था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, लेस एक्यूमुलेशन, ठीक है। जिसका नोट ऐसा होगा, ठीक है, उसको नंबर मिलेंगे। जो दूसरे होंगे उनको चपेड़े पड़ेंगी, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया होगा। मैं सोल्यूशन अलग करवाऊंगा, अब मैं सोल्यूशन अलग करवाऊंगा, क्योंकि वैसा नोट मैं नहीं बना मतलब बना तो लेता हूँ, मतलब आपके लेवल की बात करो, जब आप जितना था तो उस्ताद ने पढ़ाया कुछ है, वैसा दूसरी तरह का बना ही नहीं सकता मैं, तो कैसे बना सकते हैं बगैर नकल किए। तो अभी फड़े जाएंगे सारे। हाँ यार ये देख ले यार, ये देख ले यार, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वेयर हाउस है, शोरूम है, शोरे रूम, शोरे नहीं शो रे नहीं शो रूम, ठीक है। ये सोल्यूशन ये मैं डिस्कस करूंगा। ये मार्क्स गिविंग क्वेश्चन था, लेकिन हिम्मत से जिन्होंने किया उनके लिए। तो 3 सवाल ऐसे थे जिनको करने पर मार्क्स आने थे अच्छे। एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का, दूसरा बोरिंग कॉस्ट का, तीसरा फाइनल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। इसमें तकरीबन आपके 36 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, ऐसे ही है। 20 नंबर तो ये हो गए। अब बाकी सारे सवाल वो हैं जिनमें से नंबर चपीटने थे कोशिश करके, जितने जितने मिल जाएं। ये पासिंग मार्क्स के करीब तो यही ले आने थे आप, इन्होंने ही ले आना था, ठीक है। चलें इसको डिस्कस करेंगे जल्दी से, एमसीक्यूज करें और छुट्टी करके। एमसीक्यूज का सोल्यूशन यहां नहीं है जी, ये अभी देख लेते हैं एमसीक्यूज, बस कल ही करेंगे इंशाल्लाह बाकी का। अब इधर देखें, यहां से निकलना है, मस्जिद में चला जाना है, बेहतरीन, इसलिए 2-3 एमसीक्यूज हैं। मैं जोहर वाला वुजू है। फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज अकाउंट। यार एक मजे की बात बताऊं, वॉल्यूम 2 कौन कौन लाया हुआ है आज? वॉल्यूम 2 हाँ लाए हुए हैं, ओपन करें, बैग में है, ओपन करें, ओपन वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ओए होए होए, एक चीज तो बताने ही भूल गया, ओए होए। लास्ट में आओ, लेक्चर नोट्स वाला चैप्टर, उसमें सिर्फ ईपीएस के सवाल थे, और जो एमसीक्यूज वॉल्यूम 1 में डलने से रह गए थे वो एमसीक्यूज पेज नंबर 970 पर वो एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। अब इनमें एमसीक्यू 2 को टिक कर लो। ओ यार 3 की बजाय 4 का नंबर लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, ये 2 के बाद 3 होना था, मतलब वो उससे अगला और उससे अगला। ये 3 एमसीक्यूज थे, मैंने कहा किताब में नहीं है, चलो मौका अच्छा है ये 3 डाल दूं टर्म टेस्ट में। तो ये 3 एमसीक्यूज आपकी बुक के पेज नंबर 970 पे हैं, अब पहले नहीं थे जब टर्म टेस्ट आपके सामने था, ठीक है। फॉर गिवन लोन फ्रॉम गवर्नमेंट is accounted for as dash if there is no reasonable assurance that entity will meet the terms of forgiveness of loan. If there is no assurance that entity will meet the terms, अगर टर्म्स मीट करने की उम्मीद नहीं है तो लाइबिलिटी समझो, फिर ग्रांट नहीं समझना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन यकम जनवरी, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, होमवर्क में करके चेक करना।
एज पर IS 20 हो गया जी, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। जो आंसर बेटा किताब में होगा जी। एज पर IS 20 गवर्नमेंट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज अदर इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। ग्रांट को इनकम के तौर पे अलग रखो या ग्रांट को रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दो। ये किस ग्रांट की बात हो रही है? ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस नहीं होती थी, याद है? इनकम एक्सपेंस जो भी कह लो, ठीक है, जिसके अंदर डेफर्ड ग्रांट तो क्रेडिट करनी है, ठीक है। अब जब उसको डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकना है तो दो ऑप्शन होते थे, या तो उसको इनकम बना लो या रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर लो, उसी की बात हो रही है। तो प्रेजेंटिंग होल ग्रांट एज अदर इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। नहीं, लोन की तो बात नहीं हो रही, असिस्टेंस की तो एंट्री नहीं होती। रिलेटेड टू एसेट नहीं, रिलेटेड टू एसेट तो होता था, लेकिन वो या तो इनकम बनती थी या डेप्रीसिएशन कम होती थी, दोनों सूरतों में। रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट नहीं होती थी, वो रिलेटेड एसेट में से डिडक्ट हो जाती थी। तो इसलिए इसका ए था, ठीक है। कितनों ने ये सही कर लिया? लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IS 20, बोलने से टाइम ज़ाया हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IS 20 अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर आर ट्रू? A government grant related to purchase of asset must be deducted from carrying amount। नहीं यार, गवर्नमेंट ग्रांट एसेट से रिलेटेड हो तो ऑप्शन देता है स्टैंडर्ड कि चाहो तो एसेट में से डिडक्ट करो, चाहो तो अलग रखो। मस्ट तो नहीं कहा उसने कि लाजमी है कि आपने डिडक्ट ही करना है। नेक्स्ट सर, क्लास तो नहीं? हाँ, इधर से जाना है तो सर चले जाए हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे जी। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर द ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट रिकॉर्ड होती है ओवर लाइफ ऑफ एसेट। ये तो सही लग रही है, ठीक है। फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ग्रांट। हाँ, एडवाइस तो असिस्टेंस होती है। एनी रिक्वायर्ड रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट रिसीव्ड इन एन अर्लियर रिपोर्टिंग पीरियड इज रिपोर्टेड एज प्रायर ईयर एडजस्टमेंट ना। अच्छा, अब IS 8 पढ़ लिया तो ये ज्यादा अच्छा आता है। कहोगे उस वक्त ज्यादती थी थोड़ी सी, नहीं, उस वक्त ये तो बताया होता कि रीपेमेंट को चेंज इन एस्टीमेट कहना है। चेंज इन एस्टीमेट क्या है? करंट ईयर को छेड़ो, पिछले सालों को नहीं छेड़ने दिया था ना, तो ये बात तो पता थी, ठीक है। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आखिरी MCQ, इसके बाद आखिरी नहीं है, ठहरो ना। ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये इन्वेंट्री को टेस्ट किया था थोड़ा सा, ठीक है। ये भी होमवर्क में करना, ये कैलकुलेशन वाला है ना, मैं डिस्कस कर दूंगा। लास्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन एज डिडक्शन फॉर्म। ओए अब ये MCQ अब आता ना, काश अभी अब आता, कभी अब आता, ठीक है जी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम कॉलम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में क्या चीज माइनस हो सकती है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस होगी, वो तो प्लस होती है। जनरल रिजर्व माइनस होंगे, यस। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कैश डिविडेंड। अच्छा, अब ये हो सकता है आप हिट करने की कोशिश कर रहे हो, बहरहाल C और D ये है सही ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब रह गया 1-2 MCQs की कैलकुलेशन कर लेना, मसला नहीं आएगा। रह गया क्वेश्चन 6 और 7, ये दोनों डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं कल दोबारा एक्स्ट्रा रख लूं क्लास, हो सकता है हम आहिस्ता आहिस्ता भी कर लें, लेकिन मेरा काफ़ी बोझ वैसे उतर गया, आज मेरी टेंशन हो रही थी, ठीक है जी। तो होमवर्क वही है जो आपकी सुबह क्लास में था, ये तो सिर्फ टर्म टेस्ट की डिस्कशन थी। इन क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।